हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स की, इससे पहले क्रॉनिकल की एक बुक ला चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो चैनल पे जाके देखिए, 2 पार्ट में है वो, और बाकायदे डिटेल उसमें दिया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र की जो आती है करंट अफेयर, मासिक करंट अफेयर, उसको देखने वाले हैं। अगस्त 2023 की यह बुक है। इसमें जो अगस्त महीने के, जुलाई और अगस्त महीने के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनका यहाँ पे विवरण दिया गया है। इसके अलावा कुछ इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर्स भी हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले अपनी खबर से। तो यहाँ पर जो चंद्रयान 3 मिशन हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण भारत का मिशन, इसके विषय में पहले दिया गया है। इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा दिया हुआ है। तो चूंकि हम यहाँ पे बनाओ अपना नोट्स हैशटैग चला रहे हैं, हैशटैग बनाओ अपना नोट्स, इसलिए यहाँ पर हम उतनी ही इन्फॉर्मेशन को केवल बोलते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा के बारे में पहले यहाँ दिया गया है, उसके बाद चंद्रमा पे अभी तक जो भेजे गए हैं मिशन उनके बारे में दिया गया है, कौन कौन से देशों ने भेजा है, कब कब। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि भारत ने कितने मिशन भेजे हैं, उन मिशन का परिणाम क्या हुआ, और यह किस जो है रॉकेट के द्वारा भेजा गया, उसकी क्षमता क्या है, कौन कौन से उपकरण भेजे गए हैं। इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ आपको मिलने वाली है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, आप सभी जानते होंगे। और यह सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में पृथ्वी से औसतन कितना है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है इसकी, पृथ्वी से औसतन। ठीक है, माइल्स की बात करें तो 2,38,855 मील की बात करते हैं। चंद्रमा का वायुमंडल बहुत पतला और दुर्बल है, जिसे बाह्यमंडल कहा जाता है। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। सूर्य के विकिरण उल्काओं के आघात से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। जैसे कि हमारी पृथ्वी के पास ओजोन परत है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से जो उल्काएं आती हैं अंतरिक्ष से या फिर जो विकिरण आती है, उनसे यहाँ के जीवन की सुरक्षा होती है। एक तरह से रक्षा कवच का काम करता है ये, जो कि बाकी अन्य ग्रहों के पास नहीं है। वो चाहे चंद्रमा की बात करें या मंगल की बात करें या शुक्र की बात करें। क्षुद्र ग्रह उल्काओं, धूमकेतु आदि के लगातार आघात के कारण चंद्रमा पर कई क्रेटर्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे चंद्रमा पे आप देखते हैं तो धब्बे दिखाई देते हैं। पहले कहानियों में क्या बोला जाता था कि बुढ़िया सूत काटती है वहां पे चरखा लेके, बहुत सारे और मिथ थे, लेकिन अब तो चंद्रमा पर कदम रखा जा चुका है और बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल जो कहानियां हैं वो कहानियां हैं। अब चंद्र अन्वेषण के बारे में देखें कि कौन कौन से मिशन चंद्रमा पे अभी तक भेजे जा चुके हैं रिसर्च के लिए। वर्ष 1959 में 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ, रूस जिसका उत्तराधिकारी बना है, सोवियत संघ ने लूना 1 नाम का एक चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। लूना वहां चंद्रमा को ही कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा के निकट से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, उसके बाद 1959 में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाया जाता है, करने वाला है पहला अंतरिक्ष यान था। मतलब चंद्रमा के वातावरण में यह पहुंचा था लूना 1, और लूना 2 जो था उस पर लैंड किया। 1968 में 1968 में अपोलो 8 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका में अपोलो 11 मिशन के माध्यम से पहली बार चंद्रमा पर मनुष्यों की लैंडिंग संभव हुई। वर्ष 1970 में तात्कालिक सोवियत संघ का लूनोखोड 1 पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह उपग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक अन्वेषण करने वाला पहला रोबोटिक रोवर बन गया। इस रोवर को लूना 17 लैंडर की मदद से चंद्रमा पर उतारा गया था। 1990 में जापान के पहले चंद्र मिशन हितेन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है, स्मार्ट 1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला चंद्र मिशन यह था। इस मिशन को भारत के इनसेट 3E और eBird 1 नामक अन्य उपग्रह के साथ सितंबर 2003 में प्रक्षेपित किया गया था। देखिए होता क्या है ना कि जैसे किसी का अगर कोई छोटा उपग्रह है, कोई छोटी सैटेलाइट है, तो क्या करते हैं वे किसी ऐसे देश का चुनाव करते हैं या फिर किसी अन्य व्यावसायिक कंपनी को वो सेलेक्ट करते हैं कि आप मेरा सैटेलाइट, आप मेरा उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा दीजिए, स्पेस में पहुंचा दीजिए या पृथ्वी कक्षा में पहुंचा दीजिए। क्यों?
क्योंकि जो रॉकेट बनाने का खर्च आता है या उनके पास कभी कभी वो तकनीकी नहीं होती जिसकी वजह से वे किसी दूसरे देश का सहारा लेते हैं, तो भारत के पास ऐसी तकनीक की थी। इसके लिए यूरोपीय एजेंसी ने भारत का सहारा लिया था और आज भी आप देखते होंगे इसरो ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 100 से ज्यादा सैटेलाइट को ले जाके स्पेस में छोड़ा है, पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा है। चीन का पहला चंद्र मिशन क्या था? चांग ई 1 था, 2007 में प्रक्षेपित किया गया। 2013 में चीन का U2 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला गैर रूसी रोवर था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले केवल रूस ने उतारा था। इस मिशन के माध्यम से वर्ष 1976 के बाद पहली बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग संभव हुई थी। 2018 में चीन द्वारा चांग ई 4 मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। जनवरी 2019 में यह पृथ्वी से न दिखने वाले चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया था। देखिए, चंद्रमा का क्या होता है कि चूंकि पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक ही गति से घूम रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे समान गति से चक्कर लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि उसका एक हिस्सा चंद्रमा का हमें नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, और एक डार्क साइड बचा रह जाता है। तो उसी पर हमारा यह जो है चंद्रयान भी उतरने वाला है। और जो चीन ने ऐसा काम किया था पहली बार, ठीक है, कि उसके सुदूर क्षेत्र पर उतारा था। मिशन के माध्यम से U2 नाम का रोवर चंद्रमा की सतह पर उतारा था। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चाइना क्या किया, कैसे किया, केवल इतना जानना है कि उसने पहले उतारा था वहां पे। भारत ने क्या किया? 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया पहला चंद्रयान 1। 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया चंद्रयान 2, जिसमें रोवर भेजा गया, लैंडर भेजा गया था इसमें, और वहां पर तमाम प्रकार के अन्वेषण कार्य करने थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह हार्ड लैंडिंग हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया लगभग। ठीक है, उसके बाद अब चंद्रयान 3 भेजा जा रहा है, जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पहले 2019 में प्रक्षेपित बेयरसीट इजराइल का पहला चंद्र मिशन था। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा जा सकता है आपसे, जैसे यान का नाम दे देगा, मिशन का नाम एक तरफ देगा, U2 दे देगा, लूना दे देगा, बेयरसीट दे देगा, और पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, मिलान करने को दे देगा। तो इतना तक केवल आपको जानकारी रखनी है। इस मिशन के तहत पहली बार किसी निजी कंपनी ने चंद्रमा पर लैंडिंग का प्रयास किया था। 11 दिसंबर 2022 को UAE के पहले चंद्र मिशन अमीरात चंद्र मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। इस मिशन के तहत राशिद नाम का रोवर चंद्रमा पर स्थित एटलस क्रेटर पर उतारा जाना था। हालांकि यह मिशन असफल रहा। यहाँ आप कई बार सुने क्रेटर शब्द सुने। क्रेटर का मतलब क्या हो, जैसे होता क्या है वहां पे जब विभिन्न प्रकार के उल्कापिंड, चूंकि कोई वातावरण तो है नहीं उसके पास, कोई सुरक्षा कवच है नहीं चंद्रमा के पास, तो अंतरिक्ष से कोई भी उल्कापिंड आता है, एस्टेरॉयड वगैरह आते हैं, तो सीधे चंद्रमा की सतह से टकरा जाते हैं। और एक समय बहुत ज्यादा जो है उल्कापिंड वहां टकराए थे, इसकी वजह से वहां बहुत सारे गड्ढे बन गए हैं बड़े बड़े, उन्हीं को क्रेटर कहा गया है। भारत के चंद्र अभियान। अब भारत के चंद्र अभियान के बारे में देखते हैं, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अभी तक केवल कहानी थी। सर्वप्रथम 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बंगलुरु में आयोजित एक बैठक में प्रस्तुत किया गया है विचार। इसके संदर्भ में 2000 में एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में विचार विमर्श किया गया। और उसके बाद क्या होगा कि इसरो के द्वारा राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया। विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से भारत द्वारा चंद्र मिशन संचालित किए जाने की सिफारिश की गई। इसके पीछे तर्क क्या था कि ऐसा मिशन देश में मूलभूत विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान को आवश्यक जो है थ्रस्ट प्रदान करेगा, इसका यह मतलब था। साथ ही इसरो के समक्ष भू स्थिर कक्षा में आगे जाने हेतु नई चुनौतियां पेश करेगा। भारत सरकार द्वारा 2003 में प्रथम भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 1 की मंजूरी प्रदान की गई। चंद्रयान 1 क्या था? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद क्या हो गया? भारत का प्रथम गहन अंतरिक्ष मिशन था। इस मिशन को चंद्रयान 1 जो था, इस मिशन को PSLV C11 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। कल वाले में मैंने बताया था PSLV लॉन्च व्हीकल होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे बोला जाता है। ठीक है, चंद्रयान 1 की चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी परिक्रमा कर रहा था। ठीक है, चंद्रयान मिशन जो 1 था, मिशन के वैज्ञानिक लक्ष्यों में चंद्रमा का रासायनिक, खनिज, फोटो, भूवैज्ञानिक मानचित्रण आदि का उद्देश्य था इसको भेजने का, कि हम क्या करेंगे 100 किलोमीटर के ऊपर से परिक्रमा लगाएंगे और यह जानकारी लेंगे कि वहां के वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, उसके अलावा वहां कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसका एक
इमेज बनाना था। यहां देखिए डिटेल दिया है। अगस्त 2009 में मिशन समाप्त हो गया। मून मिनरोलॉजी मैपर उपकरण युक्त था यह मून, ठीक है। और चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज किया था इसने। कुल 11 वैज्ञानिक उपकरण युक्त था यह मिशन। 95% लक्ष्य प्राप्त किया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित था। भारत का प्रथम गहन अंतरिक्ष मिशन था। PSLV C11 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। इतनी जानकारी इसके लिए काफी है। यह अंतरिक्ष यान अपने कुल 11 वैज्ञानिक उपकरणों के साथ गया था, हमने देखा। 5 भारतीय उपकरणों के साथ यह अंतरिक्ष यान अमेरिका, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया के वैज्ञानिक उपकरणों को भी ले गया था। चंद्रयान 1 में चंद्रमा के जल अणुओं वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के ही चंद्रयान ने पता लगाया कि चंद्रमा के जो मिट्टी है, उसकी जो चट्टाने हैं, उसमें क्या है कि ट्रैप्ड वाटर है, ठीक है। यह बताया हमारे भारतीय मिशन ने। जिन उपकरणों के साथ अपने साथ लेकर गया था उनमें नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर भी शामिल था। चंद्रमा ने उपकरण ने चंद्रमा पर खनिजों में जल की उपस्थिति की खोज करने में मदद की। अगस्त 2009 में अंतरिक्षयान संपर्क टूट जाने के उपरांत मिशन समाप्त घोषित कर दिया गया। इसरो के अनुसार जब तक इस मिशन के न्यूनतम 95% लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके थे। 2009 में जब हमारा संपर्क टूटा तो काफी हद तक यह जो है हमारा मिशन पूरा हो चुका था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV, ठीक है, मार्क 3 M1 रॉकेट के द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे मार्क 3 इसलिए लगाया गया कि ये क्या हुआ कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल रहा। इसमें क्या था कि ज्यादा हैवी लोड ले जाने के लिए इसको तैयार किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। ये लैंडर क्या होता, एक बॉक्स जैसा होता, बॉक्स जैसी कोई चीज होती, और उसमें जैसे अगर आप देखे होंगे न्यूज में, आपने जरूर ये चीजें देखा होगा, ठीक है। न्यूज में बहुत सारी चीजें ऐसी उस समय आई थी। देखिए पेन यहाँ अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है कि इस तरह का कोई बॉक्स रहेगा। यहाँ तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है वो चीज़ें। मैंने पेन टैब मंगाया हुआ है। यही प्रॉब्लम होती है कि जब इसमें हम कोशिश करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता। वो पेन टैब में ज़्यादा बेहतर तरीके से बनता है। तो क्या था कि यहाँ पर विक्रम नाम का एक लैंडर रहेगा, एक बॉक्स जैसा रहेगा, और वह क्या करेगा, वो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उसके बाद उसमें से वो निकलेगा बॉक्स, और बॉक्स के अंदर जो रहेगा, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा रोबोट रहेगा जिसे रोवर नाम दिया गया है। वो क्या करेगा, वह चंद्रमा की सतह पर चलेगा और विभिन्न प्रकार का अनुसंधान करता। जहां चंद्रयान 1380 किलोग्राम वजनी था, वहीं जहां चंद्रयान 1 1380 किलोग्राम वजनी था, वहीं चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलोग्राम था। और चंद्रयान 2 के बराबर ही लगभग वजन चंद्रयान 3 का रहने वाला है, क्योंकि लगभग सेम उपकरण उसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब देखिए यहाँ 3 के बारे में डिटेल दिया चार्ट के माध्यम से। आप चाहें तो केवल चार्ट के माध्यम से तैयार कर लीजिए, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। सितंबर 2019 में प्रक्षेपित किया गया। सतह पर हार्ड लैंडिंग हो गई। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम जितनी अपेक्षा स्पीड किए थे कि इतनी स्पीड से, क्योंकि चंद्रमा के वातावरण पे जो है वहां पे वातावरण तो है नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो क्या होगा कि जो हम वहां जब स्पेस से गिरेगी कोई चीज वहां, तो वह स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि उससे क्या होगा, हमारे उपकरण खत्म हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है वहां पे जो, अब देखिए फिर यहाँ पेन की जरूरत है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए, जैसे इतना बड़ा बॉक्स है, ये इसको ध्यान रखिए, इतना बड़ा बॉक्स है। अब इस बॉक्स को अगर गिराना है तो यहाँ क्या करना है, या तो ऐसा हो कि इसको हम एक रबड़ के बॉल में बदल दें, ठीक है। रबड़ का बॉल जैसे अमेरिका वगैरह कंट्री करते हैं, तो क्या करेगा, ये गिरेगा अगर, तो इसमें रखे अंदर के उपकरण खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर क्या रबड़ का बॉल ना बनाए तो क्या करना होता है, जैसे इस बॉक्स के 3 तरफ क्या किया जाता है, इस बॉक्स के 3 तरफ क्या होता है कि यहाँ पर थ्रस्टर लगाए गए होते हैं, ठीक है। थ्रस्टर लगाए गए होते हैं इस तरह से, ठीक है। थ्रस्टर लगाए क्या होता है, जब ये नीचे उतरने लगता है तो ये थ्रस्टर ऑन हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं
तब तक ये ऑन रहते हैं जब तक सतह पर वह लैंडर उतर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यह करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तकनीक और सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ धरती पे 3 लाख किलोमीटर दूर बैठे, 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति उपकरण का जो है प्रयोग करते हैं, मशीनों के द्वारा उसको नियंत्रित करते हैं। और थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर गलती हो गई तो चौपट हो गया सारा चीज। और वही हुआ पिछली बार। तो क्या हुआ कि सॉफ्ट लैंडिंग इसी को कहते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता वहां पे वो पहुंचे उपकरण सतह पे। लेकिन हुआ यूं कि ये आहिस्ता पहुंचने के बजाय धड़ाम से गिर गया शायद। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई था नहीं, कैलकुलेशन के ही आधार पर सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से हमारा ये मिशन लगभग फेल हो गया था। उद्देश्य क्या था इसका? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण करना था, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव क्या है, वो हमेशा अंधेरे में रहता है चंद्रमा का, और वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, तो वो ज्यादा जो है रहस्यमयी है। और वहां क्या चीजें हैं, कैसे, इनके बारे में जानना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, चंद्रमा की मिट्टी में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वहां पे हीलियम है। ठीक है, श्रीहरिकोटा SDSC सार द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV मार्क 3 रॉकेट M1 से छोड़ा गया। ठीक है, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। इसमें ऑर्बिटर था एक। ऑर्बिटर का मतलब चंद्रमा के वातावरण में जो है, चंद्रमा की कक्षा में एक उपकरण, एक सैटेलाइट हमेशा जो है चक्कर काटता रहेगा, और एक जो है लैंडर रहेगा जिसमें रोवर रहेगा। ये दोनों चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। ठीक है, और इसका भार जो था 3850 किलोग्राम था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। यह इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। चंद्रयान 2 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी थी। ठीक है, 6 पहिए वाले प्रज्ञान रोवर को उतारा जाना था उसके पास। जो आज भी रोवर है उसमें भी 6 पहिए हैं। ठीक है, सतह सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का प्रथम प्रयास था, जो कि सफल नहीं हुआ था। ठीक है, और यह दक्षिणी ध्रुव पर अन्वेषण करेगा। हालांकि सितंबर 2019 में ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र पर लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर संपर्क इसरो के नियंत्रण से टूट गया था। ठीक है, हाल लैंडिंग के माध्यम चंद्रमा की सतह पर उतरा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का जीवन काल 1 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसरो की इसकी कार्यावधि बढ़ाकर लगभग 7 वर्ष कर दी। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्बिटर होता है, ऑर्बिटर हमेशा काम करेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का काम करता है। तो चंद्रमा के सतह पर अगर कोई किसी प्रकार का उपकरण है और ऑर्बिटर से अगर उसने संबंध बना लिया, अगर ऑर्बिटर से उसने संपर्क बना लिया, कनेक्टिविटी हो गई, तो पृथ्वी तक मैसेज भेजने में काफी आसानी होती है। एक जो है वो पोर्टल का काम करता है। चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। LVM-3M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। LVM-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान यह थी। ठीक है, प्रक्षेपण वही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह जो है रॉकेट था हमारा, देख सकते हैं इसको, चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इसका रॉकेट का देखिए, SDSC सार द्वितीय लॉन्च पैड से एक स्वदेशी प्रणोदक मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, इतने सारे इसमें घटक रखे गए थे। लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान का भार कुल 3895 किलोग्राम था, मतलब उड़ान भरते समय। चंद्रयान 2 कैलेंडर के 2019 के विफल हो जाने के पश्चात जो लैंडर के चंद्रयान 3 के माध्यम चंद्रमा की सतह पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। अभी तक केवल 3 देश ऐसे हैं, अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने पे कामयाब हुए हैं। मिशन के घटक पहले बता चुका हूं आपको, अभी आपने उसमें देखा जो है क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें प्रक्षेपण जब किया गया 16 मिनट पश्चात वो अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष चंद्रयान 3 अंतरिक्ष LVM-3 रॉकेट से पृथक हो गया था। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाता है, वैसे वैसे जो उसमें ईंधन के या बूस्टर्स लगे होते हैं वे खुद ब खुद सेपरेट होते चले जाते हैं, ऐसा उसमें प्रक्रिया बनाई जाती है। प्रणोदक मॉड्यूल लैंडर रोवर सहित EPO से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। जो चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा होती है उसमें इसे छोड़ा जाएगा। तत्पश्चात रोवर सहित लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतारा जाएगा। ठीक है, यहाँ यह पेज देखिए, स्कैन करने में बड़ा धुंधला आ गया है, तो हो सकता है इसकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ आया तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यहाँ देखिए आप लोग, जो इसके बारे में जानकारी है, सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास 23 अगस्त 2023 में किया जाएगा। प्रणोदक मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में ही रहकर संचार रिले का उपग्रह की तरह काम करेगा। मतलब ये जो लैंडर रहेगा, जो रोवर रहेगा चंद्रमा की सतह पे, यह संपर्क करेगा किससे? यह ऑर्बिटर से संपर्क करेगा, जो चंद्रमा की कक्षा में रहकर सैटेलाइट जो है चक्कर लगाएगा, और उसके बाद उस सेट जो
ऑर्बिटर रहेगा उसका संपर्क पृथ्वी के सैटेलाइट से रहेगा जहां तक मैसेज पहुंचाना है हमें। ठीक है, इस तरह काम करेगा। प्रणोदक मॉड्यूल के बारे में कि यानी कि इसमें कौन से प्रणोदक लगे हुए हैं, तो यहाँ प्रणोदक मॉड्यूल वस्तुतः एक बक्से के आकार की संरचना है जिसमें एक बड़ा सौर पैनल लगा हुआ है। आप यहाँ देखिए ये इस तरह से ये लैंडर है। ठीक है, यहाँ यह सौर पैनल लगा हुआ है, इस पे देख रहे हैं सौर पैनल है ये। ठीक है, एक्स बैंड एंटीना यहाँ लगा हुआ, रोवर सहित कुल भार इसका है 1749.86 किलोग्राम है इसका। इसमें जो जो उपकरण लगे हुए हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बक्से के आकार के इस तरह इसकी माप दी हुई है 200 सेंटीमीटर गुणते 200 सेंटीमीटर गुणते 116.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी यहाँ है। इसके अलावा यह जो लगा हुआ है पैनल, इसमें 738 वाट ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है जिससे कि ये सारे उपकरण प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक है, प्रणोदक मॉड्यूल में शेप यानी कि स्पेक्ट्रो पॉलीलेमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ठीक है, नामक एक पेलोड संलग्न है जो चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी का अध्ययन करने में मदद करेगा। अब बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लरी है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन ही इसमें काफ़ी है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा आपको साइंस टेक में जो है मेंस लिखना है ऑप्शनल का, तो इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसमें जो चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। थोड़ा सा उपकरण के बारे में देखें, 4 पेलोड जो इसमें लगाए गए हैं, इसमें संचार हेतु एक्स बैंड एंटीना का प्रयोग किया गया है। पूछा जा सकता है कि संचार हेतु किस प्रकार के एंटीना का प्रयोग किया गया है। लैंडर मिशन की अवधि 1 चंद्र दिवस है, 14 पृथ्वी दिवस है यह, क्योंकि उसके बाद अंधेरे पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा वहां। चंद्रयान 3 के लैंडर के निम्न 4 पेलोड हैं। इसमें जो है CHASET है, अब पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, CHASET करेंगे। चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ध्रुवी क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का मापन करेगा यह। उसके बाद एक है अब आपका रंभा। रंभा क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। यह एक लैंग्यूमर प्रोब होगा। ठीक है, लैंग्यूमर प्रोब किसी उपग्रह के संलग्न एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण होता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों में उपस्थित प्लाज्मा के विभिन्न मानदंडों का पता लगाना है। प्लाज्मा के इलेक्ट्रॉन तापमान, इलेक्ट्रॉन घनत्व एवं विद्युत विभव का पता लगाता है। रंभा पेलोड चंद्रमा की सतह के निकट प्लाज्मा, आयन, इलेक्ट्रॉन घनत्व और समय के साथ उसमें होने वाले परिवर्तन का माप करेगा। क्योंकि क्या होता है कि चंद्रमा की सतह पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां का टेम्परेचर तब कुछ और होता है, जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ती टेम्परेचर कुछ और हो जाता है। तो क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इन सबका अध्ययन करेगा। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, यह भी इसका उद्देश्य लैंडिंग के स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापना है, सेस्मिसिटी को मापना है कि यहाँ चंद्रमा की सतह पे भूकंप आते हैं तो कैसे भूकंप आते हैं, कितनी जो है तीव्रता के भूकंप आते हैं, इन सब चीजों के बारे में। चंद्रमा की परपटी तथा आवरण की संरचना को निरूपित करता है, यह पता लगाएगा। भूकंपनीयता किसी क्षेत्र में आने वाले भूकंपों की आवृत्ति की माप है। लेजर रिफ्लेक्टर एरे है यहाँ पे, यह चंद्र प्रणाली के गति विज्ञान डायनेमिक को समझने के लिए अनुप्रयोग एक्सपेरिमेंट करेगा यहाँ पे। अगर सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जबकि प्रणोदक मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर संचार रिले उपग्रह का काम करेगा, यानी कि वहां पे यह जो है घूमता रहेगा उसकी तरफ। प्रणोदक मॉड्यूल, इन सब के बारे में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा हाँ, देखिए जो चीज़ें हमने ऊपर अभी पढ़ा, एक दूसरा पेज है, देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है सारी चीज़ें, तो आप इस पेज को भी देख सकते हैं। तो उसमें जो चीज़ें क्लियर ना हुई हों आपको, यहाँ आप देख सकते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। LRA क्या है? चंद्र प्रणाली के गति विज्ञान को समझने का जो अभी बताया। रोवर, अब रोवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का ढांचा आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। इसका आकार 91.7 सेंटीमीटर गुणित 75.0 सेंटीमीटर गुणित 39.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैनल से लैस यह रोवर 50 वाट ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। ठीक है, यह देखिए इस तरह का रोवर लगा हुआ है, प्रज्ञान है, आयताकार है, मिशन अवधि 1 चंद्र दिवस है, कुल भार इसका है 26 किलोग्राम। ठीक है, उत्पन्न ऊर्जा 50 वाट करेगा। ठीक है, पेलोड क्या है? APX है और लिब्स, ये उपकरण इसमें लगे हुए हैं। रोवर का 26 ग्राम, ये रोवर के बारे में डिटेल में दिया गया है, वहां जो है डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है आपको। अब प्रमुख उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्र की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा के रोवर के घूमने फिरने की क्षमता का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक प्रयोग संचालित करना यथास्थान। ठीक है, निष्कर्ष क्या रहा? यह अगर कर लेता है तो भारत विश्व के चौथे देश के रूप में सफलतापूर्वक जो लैंडिंग करा पाते हैं उनमें चौथा देश बन जाएगा। इससे पूर्व रूस, सोवियत संघ, चीन ने हासिल कर लिया है। चंद्रमा
के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान होने वाला है। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ, वाटर आइस की उपस्थिति के कारण सरकारी और निजी कंपनियां, ठीक है, सरकारी और निजी कंपनियों की चंद्रमा की अन्वेषण में विशेष रुचि है कि वहां पर आखिर है क्या, अगर पानी मिलता है कोई तो जीवन की वहां पे संभावना बन जाएगी। उसके अलावा LVM-3 M4 प्रक्षेपण रॉकेट का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जो बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है। लगातार 6 मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। LVM-3 क्रियाशील प्रक्षेपण यान है। LVM-3 सर्वाधिक जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक संचालित कर बहुमुखी क्षमता को प्रदर्शित किया है। LVM-3 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत का सबसे बड़ा, सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। एक साथ कई मल्टी सैटेलाइट को प्रक्षेपित करता है। उपग्रहों को बहुकक्षा जैसे LEO, MEO, GEO में स्थापित है। LEO, MEO लोअर अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है। इस तरह से अर्थ ऑर्बिट को निर्धारित किया गया, उसमें इसको छोड़ा जाता है मिशनों को, ठीक है। तो यहाँ क्या ऊंचाई है, कितनी है, रॉकेट के बारे में दिया गया है। स्ट्रैप ऑन जो मोटर लगे हुए हैं 2 इसमें लगे हुए होते हैं, सॉलिड जो है 200, कोर चरण जो होता है लिक्विड होता है 1110, और ऊपरी चरण C25 क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबर देख लेते हैं। तो 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद ही भारत और फ्रांस के मध्य घनिष्ठ मित्रतापूर्ण संबंध बने हुए हैं, ठीक है। और भारत और फ्रांस के संबंध बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसमें दिया ही हुआ है, केवल आज के संबंध नहीं है, बहुत पुराने संबंध हैं, ठीक है, जिसको मोदी जी निभा रहे हैं। 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत कर इसे रणनीतिक भागीदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया था। क्योंकि देखिए हमारे बहुत देशों के साथ संबंध है, राजनयिक संबंध है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे संबंध सबके साथ नहीं होते हैं। जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के मध्य रणनीतिक भागीदारी की स्थापना 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। भारत यूरोपीय संघ के बाहर पहला ऐसा देश है जिसके साथ फ्रांस ने रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की है। यह भारत के लिए काफी गर्व की बात है, और भारत कितना महत्वपूर्ण है इनके लिए यह भी पता चल रहा है। प्रमुख उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान किया गया इस दौरान, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में किसी यूरोपीय देश की यह उनकी प्रथम यात्रा थी। कब? 9 से 12 अप्रैल 2015 के मध्य फ्रांस की यात्रा किया था इन्होंने, मोदी जी ने, ठीक है। मई 2017 में इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के उपरांत प्रधानमंत्री की प्रथम फ्रांस यात्रा थी। इसके अलावा कुछ और खास नहीं इसमें। हाँ, हिरोशिमा जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 मई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस के राष्ट्रपति के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, ठीक है। 26 जनवरी 2016 को फ्रांस के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि थे, ठीक है। हमारे यहाँ फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे राष्ट्रपति थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। कब? 2018 में। इसके दौरान उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिल्ली के अतिरिक्त आगरा, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र का भी दौरा किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे प्रधानमंत्री जी की यह 6ठी फ्रांस की यात्रा है। 6ठी बार प्रधानमंत्री जी अपने 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान ये जा चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फ्रांस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा राफेल वगैरह जो है फ्रांस से ही लिए जा रहे हैं, और बहुत विभिन्न प्रकार के समझौते किए जा रहे हैं जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी की यह 6ठी फ्रांस यात्रा थी, और भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है स्वागत किया था एलिजाबेथ बोर्न ने, जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि समकक्ष हैं, मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं यहाँ के और वो भी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो लगभग जो क्या कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल जो तय होता है वो यही होता है कि समकक्ष करेंगे, लेकिन जब विशेष हो देना होता है सम्मान, या फिर अगर उनके पास टाइम है तो खुद आते हैं राष्ट्रपति महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस समय। द्वितीय बैठकें और अन्य कार्यक्रम यहाँ पे थे, जैसे प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सीनेट, जो वहाँ की संसद है, जेरार्ड रार्सर से मुलाकात किया, ठीक है, वहाँ के अध्यक्ष थे। इसके अलावा नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एल ब्राउन पीवेट से भी इन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री जी ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी योग शिक्षिका चार्लोट चेपिन से भी मुलाकात की। तो यह सारा चीज इनका जो है एक चार्ट बना के दिखाया गया है कि कैसे किससे मुलाकात किया उन्होंने, ठीक है। राष्ट्रीय दिवस पे ये बुलाए गए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय दिवस इसे कहा जाता है, और समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस स्नेल, ठीक है, इसको जो है चनेल नहीं पढ़ा जाएगा, स्नेल कहा जाता है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन तो यही होता है, स्नेल होता है, ठीक है। इसका परफ्यूम काफी फेमस होता है,
ठीक है, स्नेल की ग्लोबल सीईओ लीना नायर से इन्होंने मुलाकात की। अब देखिए मोदी जी जब जहाँ जाते हैं ना तो देखिए बहुत अच्छे किस्म के बनिया हैं। ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और ना किसी तरह से मैं ये कर रहा हूँ कि हाँ व्यक्तिगत सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आप लोग भी बना के रख सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर अपने सामान को बेचने का, अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन हुनर है, जो आज तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे बेहतर हुनर मैं मान सकता हूँ। मेरा अपना नजरिया है, आपका भी हो सकता है कुछ भी। 13 जुलाई को प्रधानमंत्री ने पेरिस में ला सीन म्यूजिकल नामक केंद्र में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इसके अलावा क्या किया कि एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यह पुरस्कार पाने वाले इकलौते भारतीय हैं वो। ठीक है, सम्मानित किया गया, पहले भारतीय हैं, इससे पहले किसी को नहीं मिला है। बेस्टी डे परेड में प्रतिभागी ये बने हैं। ठीक है, बेस्टी डे इनका जो है फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब फ्रांस की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि बेस्टिल एक प्रकार का कारागार था जिसको तोड़ के कैदियों ने आज़ादी की घोषणा की थी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, बेस्टिल डे 200 परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी ने भी भाग लिया था जिसमें 241 सदस्य थे। ठीक है, भारतीय थल सेना की टुकड़ी का राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट ने नेतृत्व किया था। और जो एयरफोर्स था, हासिमपुरा एयरफोर्स स्टेशन पश्चिम बंगाल में 101 स्क्वाड्रन से भारतीय वायुसेना राफेल के साथ यहाँ पर शामिल हुई थी, फ्लाई पास्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल बंदी गृह पर विद्रोहियों द्वारा हमला था। इसमें क्या किया गया कि जो विद्रोही थे, जब वहां पे भयंकर अकाल भूख की स्थिति बन गई थी, अव्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई थी, लुई 14वां जो था वो अपने रानी के मूर्खतापूर्ण जो है सजेशन पे कार्य कर रहा था। तो उसके बाद क्या किया कि कुछ विद्रोही इकट्ठा हुए और बेस्टिल वहां कारागार था, उसमें बंद लोगों को रिहा करवा दिया, उसे तोड़ के हथियार वगैरह लूट लिए और इस तरह से इसे आजादी का प्रतीक माना जाने लगा। बेस्टिल मूल के रूप से एक मध्यकालीन किला था, बाद में राजनयिक बंदी गृह के रूप में बदल दिया गया था। बेस्टिल पर हुए हमले के वर्षगांठ को ही फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि बने हैं। इससे पहले माननीय मनमोहन सिंह जी जो 2009 में ये भी वहां के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। ठीक है, अब ये जो गए तो वहां पे क्या क्या कार्य इन्होंने किया, क्या घूमने गए थे केवल तो नहीं, कुछ कार्य वसी जाते हैं, किसी देश के राष्ट्र प्रमुख कहीं की यात्रा करते हैं तो उसके पीछे विशेष मकसद होता है। तो इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशन कॉपरेशन भी था, संस्थानिक सहयोग ही था, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय और संग्रहालय विज्ञान में सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए वहां के और यहाँ के। इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। डिजिटली या कहा जाए तो तकनीकी रूप से फ्रांस के पास कुछ ऐसी तकनीक भी है जो हमें चाहिए, हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो कुशलता नहीं है, तो हमें वो फ्रांस से चाहिए। नागर विमान सिविल एविएशन में भी और जो है नागर विमान सुरक्षा से रिलेटेड भी। इसके अलावा प्रसार भारती जो भारतीय चैनल है उसके फ्रांस मीडिया मोंडे, ठीक है, इनके मध्य भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन हुआ। इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस के मध्य साइन हुआ। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए तृष्णा भू अवलोकन मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप से तृष्णा लॉन्च किया गया, जिससे थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट हेतु कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई। ठीक है, जैसे अमेरिका के साथ निसार इसरो का जो है नासा का संयुक्त मिशन था। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, तृष्णा है यहाँ, तो केवल यही पूछ लेगा कि तृष्णा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए तृष्णा क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लगे कि ये तो कुछ अलग चीज ही आ गया। ठीक है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, यह है आपका तृष्णा। प्रक्षेपकों के संयुक्त विकास संबंध में इसरो एवं CNES के मध्य संयुक्त घोषणा हुई। वैज्ञानिक सहयोग की बात करें अगर तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग है तो भारत और फ्रांस के मध्य हस्ताक्षर हुए, समझौते हुए। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई और फ्रांस में IFREMER के मध्य समझौते हुए। इसका राजनीतिक रणनीतिक सहयोग में भी हुआ, जैसे होराइजन 247 पूछा जा सकता है किसके मध्य समझौता किस प्रकार का है, तो भारत और फ्रांस रणनीतिक भागीदार पर रोड मैप है, यह है कौन सा, होराइजन 247। हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग है तो भारत फ्रांस रोड मैप। ठीक है, और NSIL और एरियन स्पेस के मध्य व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवाओं में सहयोग की, जैसे जो सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती है अंतरिक्ष में, तो यह एक जो है संयुक्त उद्यम बनाया गया है इसरो की तरफ से। NIL और एरियन स्पेस इन दोनों के मध्य जो है समझौता हुआ है।
सतत विकास सहयोग, एकल प्रयोग प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता, जैसे कैसे प्लास्टिक का निवारण किया जाए। अगर आपके पास कोई तकनीक हो तो हमसे साझा करिए, हमारे पास है तो हम आपसे साझा करेंगे, हमारे पास कोई है अगर तकनीक पहले से तो उसको बेहतर बनाने में मदद करिए। इस तरह के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, लोगों के मध्य आदान प्रदान कल्याण हेतु सहयोग किया गया। मॉर्सेय, फ्रांस में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई। मॉर्सेल में, यहाँ हिंदी मॉर्सेल लिखा है, मार्सेल यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जिसका दिख रहा है। फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की घोषणा की गई। खेलों के क्षेत्र में सहयोग, आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा में छूट वगैरह, ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा क्या हुआ, यूपीआई जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बन गई कि मतलब फ्रांस भी यूपीआई का इस्तेमाल करेगा। भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड तथा फ्रांस के लाइरा कनेक्ट के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तो यह अपने आप में क्या है, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद यूएई की यात्रा है। ठीक है, भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 1972 में हुई थी यूएई के बीच। हालांकि भारत ने अपना दूतावास 1972 में खोला था, 1973 में खोला था दुबई में। ठीक है, तो इनके साथ ये सारी चीजें हैं, इनके साथ भी वही सारे समझौते लगभग होते हैं, लेकिन कुछ खास खास चीजें वो देख लें। क्या है, पहला, यूएई का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद ग्रहण किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में किया गया था व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर। ठीक है, और इन मंचों में I2U2 भारत और इजराइल, यूएई और यूएसए। ठीक है, यूएफआई त्रिपक्षीय पहल शामिल है इसमें, यूएफआई। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में यूएई को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि अध्यक्षता कौन कर रहा था, भारत कर रहा था। 15 जुलाई 23 को यूएई की यात्रा क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे हैं। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की 5वीं यूएई की यात्रा थी। संख्या के क्रम में फ्रांस की कौन सी यात्रा थी बताइए, अभी अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए एक चीज और बता दूं, यहाँ लास्ट में मैं आपको ना यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जैसे इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे, इस पूरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो अंत में इसी पर आधारित लगभग 70 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आप कितने अवेयर हैं, या फिर आपको दोबारा वीडियो सुनने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन 2023 में मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर की मुलाकात किया इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा यूएई की अध्यक्षता में UNFCCC COP28 का आयोजन दुबई में प्रस्तावित है 2023 का। प्रमुख समझौते क्या हुए जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी गए क्यों हैं वहां। भाई, भारत के टैक्स पेयर के पैसे से आप विदेश यात्रा थोड़ी कर सकते हैं। अगर आप वहां गए हैं तो आप प्रोडक्टिविटी दिखाइए, आप क्या काम करके आए हैं उसका लेखा जोखा दीजिए, जनता है सब जानती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दोनों नेताओं के ऊपर 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पे हस्ताक्षर हुए। ठीक है, और हाँ, उससे पहले जान लीजिए वहां क्या, जो यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके मध्य वार्ता हुई। तो कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, हालांकि एक ही व्यक्ति है ये, शेख मोहम्मद और बिन जायद अल नहयान एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जो समझौते हैं 3 क्या है, पहला, भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक के मध्य समझौते पर ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा क्या हुआ, एक तो यह समझौता रहा, और दूसरा क्या हुआ, आरबीआई और यूएई के केंद्रीय बैंकों बीच एमओयू पे हुआ हस्ताक्षर। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा विज्ञान, अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य हस्ताक्षर हुआ। एमओयू का उद्देश्य अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना करना है। आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं खबर में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आईआईटी मद्रास विदेशी परिसर जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ आपको कमेंट करके बताना है जंजीबार किस महाद्वीप में पड़ता है, तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं, तो भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $85 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक, इस दौरान यूएई का भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। कमेंट करके आप बताइए कि जो पहले 2 बड़े भागीदार हैं वे कौन से हैं। फिलहाल यहाँ यूएसए और चाइना है, आप इन सब चीजों की जानकारी रखा करिए क्योंकि जीके में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है, तो निर्यात गंतव्य में यूएसए पहले नंबर पे है, दूसरे पे यूएई हो गया और तीसरे पे नीदरलैंड है फिलहाल अभी के लिए, ये बदलते रहते हैं। चौथे पे सिंगापुर है। यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत यूएई का। ठीक है, भारत यूएई
2022-23 के दौरान यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक था। 2021-22 में 7वें स्थान पर जबकि था। यहाँ पे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें देख लेंगे कि क्या यह सूचकांक है और भारत की स्थिति क्या है। इससे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण हमें कुछ नहीं देखने। हाँ, एसडीजी जो लक्ष्य रखे गए हैं, निर्धारित किए गए हैं 17 लक्ष्य, इनको आपको जानना आवश्यक है, इनको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, केवल इन लक्ष्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकास वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। और सभी के लिए बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से 2015 से 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया है। इसके अंदर लक्ष्य 1 में 2030 तक, लक्ष्य 1 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। लक्ष्य 1 की बात करें 2030 तक विश्व के से गरीबी के संपूर्ण सभी रूपों का उन्मूलन है। एसडीजी 1 को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने के लिए एक साधन वैश्विक बहुआयामी सूचकांक की बात की जा रही है। ठीक है। इसमें जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, 2010 में विश्व के 100 से अधिक देशों को व्याप्त गरीबी की तीव्र एवं विभत्स स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। मतलब एक्यूट, जो मतलब बहुत गंभीर। एमपीआई जो है, एमपीआई का मतलब क्या हो गया, यही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो व्यक्ति की वंचनाओं, डिप्राइवेशन की 3 आयामों में विभक्त 10 संकेतकों के माध्यम से गणना की जाती है। मतलब 10 पैरामीटर निर्धारित किए गए कि अगर इन पैरामीटर्स को कोई नहीं फुलफिल कर पा रहा तो इसका मतलब वो भयंकर गरीब है। और मुख्य रूप से 3 हैं, बाकी इनके उपभाग हैं। जैसे आप मुख्य रूप से अगर देखो तो यहाँ पर स्वास्थ्य भारांश 1/3, शिक्षा 1/3, जीवन स्तर 1/3, इसको इस तरह से विभाजित किया गया है। अब जो स्वास्थ्य भारांश, इसमें पोषण को 1/6, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति, ये शिक्षा में, और जीवन स्तर में सबसे ज्यादा है ईंधन है, स्वच्छता है, शुद्ध पेयजल है, विद्युत है और घर है। ये पैमाने निर्धारित किए गए और यहाँ पे उससे संबंधित एसडीजे की बात की गई है। कम से कम इतना भी शुरू करिए आप, तो याद करने में आसान हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे यहाँ हो जाएगा एसडीजे 2 में क्या शामिल है, आप देखिए पोषण। एसडीजे 3 में बाल मृत्यु दर शामिल है। एसडीजे 4 में क्या है, स्कूली शिक्षा के वर्ष। एसडीजे 4 में ही स्कूल में दोनों यही चीज है। ईंधन एसडीजे 7 में है। एसडीजे 6 में क्या है, स्वच्छता है। शुद्ध पेयजल 6 में ही है। इसके अलावा एसडीजे 7 में क्या है, तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपके आने वाले परीक्षा के लिए। यह देखिए यहाँ पे दिया गया केंद्रीय विषय क्या है इसका, अनस्टॉकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इंपैक्ट एक्शन। ठीक है। ये 2 संस्थाएं हैं, ये तैयार करती हैं संयुक्त रूप से। ठीक है। ये जारी किया जाता है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और चीजें हैं इसमें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट का केंद्रीय विषय अभी बताया हमने आपको, यहाँ पे अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इंपैक्ट एक्शन। यह रहा। विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले 6.1 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए गए। 6.1 बिलियन लोग विकासशील देशों की लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये सब रिपोर्ट्स बायस भी होती हैं कभी कभी जो है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इस पर सोचने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी ये रिपोर्ट्स क्या करती हैं, बिल्कुल बायस नज़रिया अपनाती हैं, या फिर ये 4, 6, 10 सिंपल, 50 सिंपल, 1000 सिंपल को ले जाके जो है अपना रिपोर्ट दे देती हैं। 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन मतलब 18% से अधिक लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में निवास कर रहे हैं। मतलब किसी उनके पास स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, जीवन स्तर भी बड़ा गंदा है उनका, इस तरह से बहुआयामी हुआ। तो यह यहाँ बताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा कहाँ है, 534 मिलियन 47.8% उप सहारा क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो आपका अफ्रीका का उप जो है मध्य का हिस्सा है लगभग। ठीक। एशिया में 34.9% लोग निवास करते हैं जो बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 566 मिलियन बच्चे बहुआयामी रूप से गरीब हैं। चलिए अब यहां देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, उसको देखना जरूरी है। ये देखिए भारत को यहां शामिल किया गया है। 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने अपनी वैश्विक बहुआयामी गरीबी मूल्य को आधा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसमें हमारा पड़ोसी देश भी है और हम भी हैं। भारत की स्थिति की बात करें तो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है 2005-6 से, उसके बाद 2019 से 21 के बीच में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ठीक है। भारत एमपीआई
मूल्य वर्ग 2005-6 में 0.83 से घटकर कितना हो गया है? 2015-16 में 0.122 था, 2019-20 में 0.069 हो गया है। काफी हद तक हमने नियंत्रित कर लिया है। उसके बाद निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट की बात कर रही है। कौन जारी करता है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1991 से ही प्रत्येक वर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें क्या, रिपोर्ट में वैश्विक क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि किसी देश में कितना निवेश आ रहा है, एफडीआई कितनी आ रही है, और उस देश द्वारा किसी दूसरे देश में कितनी एफडीआई भेजी जा रही है, वहां कितना निवेश किया जा रहा है, देश की ग्रोथ रेट क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा करता है। तो हमें केवल मुख्य बिंदुओं पर अपनी चर्चा करना है। यहाँ क्या है कि कोविड की वजह से जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी वह बुरी तरह से प्रभावित हुई है, और इसकी वजह से बहुत सारे और इम्पैक्ट देशों को देखने को मिले हैं। क्योंकि हमें केवल भारत से लेना देना है यहाँ पर, तो हम भारत के बारे में भी केवल रिपोर्ट देख लेंगे। भारत की स्थिति की बात करें, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में भारत में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश अंतर प्रवाह दर्ज किया गया, जो विगत वर्षों की तुलना में 10% अधिक है। ठीक है, यह हमारे लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है। 37 एफडीआई इनफ्लो 37% की कमी के साथ 378 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। नहीं, ये भारत को देखते हैं, यहाँ क्या है, ये विकसित देशों का दिया गया है, हमारा यहीं से है रिपोर्ट केवल। दक्षिण एशिया में भारत घोषित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। भारत में घोषित नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में एक ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, भारतीय कंपनी वेदांता रिसोर्सेज साथ संयुक्त रूप से 19 बिलियन डॉलर की लागत की देश में पहले चिप फैक्ट्री को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ क्या देखना है, देखिए कि ग्रीन फील्ड बात आ रही है। ग्रीन फील्ड क्या होता है? जैसे जब कोई, मान लीजिए उद्योग पहले से लगा है, वह अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाता है कि उसका शेयर जो है बेचा जाता है, और उसमें नए निवेशक आमंत्रित किए जाते हैं। किसी से कहा जाता है कि भाई आप निवेश करिए यहाँ पे, जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर कर लेंगे। तो क्या हुआ, पहले से कोई उपक्रम स्थापित है, पहले से ही कोई फैक्ट्री, किसी प्रकार की कंपनी बनी हुई है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर कोई नया उपक्रम लगाया जा रहा है, कोई नए प्रकार की यूनिट लगाई जा रही है, कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो उसको में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीन परियोजना, उसे ग्रीन फील्ड परियोजना कहा जाता है। हाल ही में फॉक्सकॉन द्वारा इस परियोजना को हटने की घोषणा कर दी है, कोई अलग बात है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज और अडानी भारत की ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन से यूरिया उत्पादन प्रोजेक्ट लगाएंगे। पॉस्को दक्षिण कोरिया की अडानी समूह के साथ 5 बिलियन लागत की स्टील मिल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा भारत विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह में भारत विश्व में 8वें स्थान पे है। वर्ष 2021 में 8वें स्थान पर ही था। अब निवेश में जो स्थान की बात करें तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, जिस देश में सुरक्षित माहौल रहेगा, मजबूत सरकार रहेगी, वहां पर निवेश आने की ज्यादा संभावना रहती है। अब क्यों और कैसे, यह आपकी समझ पे आधारित है, आप इसको समझिए डिटेल में, और अगर प्रयास करिए कमेंट करके हमें भी समझा दीजिए। अंतर प्रवाह की बात करें तो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह में 12% की कमी दर्ज की गई है। 2021 में 1478 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2022 में 1295 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है। विकासशील देशों में एफडीआई अंतर प्रवाह 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में 881 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 2022 में 916 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो यह इतना डाटा आपको रटने की जरूरत नहीं है। 2022 में विकासशील एशिया विश्व में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। एफडीआई अंतर प्रवाह में एशिया की हिस्सेदारी 51.1% है। देखिए कमाल की बात है ना। एफडीआई अंतर प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः यूएसए, चीन और सिंगापुर रही हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी ने शहडोल में जाके इस प्रकार के मिशन का जो है घोषणा की थी, इसलिए ज्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हीमोग्लोबिनोपैथी, यह क्या चीज है? आनुवांशिक रक्त संबंधी विकारों रोगों समूह के लिए एक चिकित्सीय शब्द है। ठीक है, मुख्यतः लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है।
इसमें क्या किया जाता है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया शामिल है। अगर इसकी बात करें तो विश्व में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पीड़ित है। विश्व की जनसंख्या के लगभग 7% लोग असामान्य हीमोग्लोबिन ग्लोबिन जीन को धारण करते हैं। ठीक है, इसमें दो मुख्य समूह हो जाते हैं, एक थैलेसीमिया हो जाता है, एक सिकल सेल सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया कह सकते हैं आप। यह रोग एक आनुवंशिक रोग है, माता पिता के जीन से संतान को पुश्तैनी प्राप्त होता है। इस बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्ध गोलाकार एवं सख्त हो जाती हैं, जिसे सिकल सेल कहा जाता है। लैटिन भाषा में सिकल का अर्थ होता है हसिया, तो हसिये की आकृति की इस तरह आकृति बन जाती है। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा। ये सिकल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन व रक्त की कमी होने लगती है, इसलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो सामान्यतः गोल नर्म और लचीली होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का रंग उसमें रहने वाले हीमोग्लोबिन तत्व के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोशिकाएं लाल क्यों होती हैं, तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। अब क्या होगा, अगर इस तरह की आपको विकार हो रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं सामान्य मानव शरीर में अलग प्रकार की शारीरिक सामान्य समस्याएं उत्पन्न करता है। जैसे क्या होगा, पैरों में दर्द होना, कमर दर्द, अस्थि रोग, बार बार पीलिया होना, लीवर में सूजन, मूत्राशय, रुकावट दर्द, पित्ताशय में पथरी आदि ये हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के मरीज दो प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक लक्षण रहित और मंद लक्षण। पहली चीज तो लक्षण दिखेगा नहीं, और अगर होगा भी तो बहुत ही माइनर होगा। दूसरा क्या, सिकल सेल रोगी गंभीर लक्षण, इसमें गंभीरता से लक्षण दिखेंगे। सिकल सेल एनीमिया का भारत में प्रसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% आदिवासी आबादी है। ठीक है, और वे सबसे ज्यादा इससे पीड़ित हैं। भारत में आदिवासी समूह व्यापक मात्रा में पाया जाता है। मोदी जी ने भी इस बात को इंगित किया था जब गए थे वहां पे शहडोल में। तो यहाँ पे ये ज्यादातर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि अब इनके प्रवासन की वजह से अन्य क्षेत्रों में भी यह बीमारी देखने को आ रही है। मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्ष 2016 में हीमोग्लोबिनोपैथी, थैलेसीमिया और सिकल सेल पर काम शुरू किया। रोकथाम प्रबंधन व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए। सिकल सेल रोग की जांच प्रबंधन हेतु धन का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके अलावा स्क्रीनिंग, रोकथाम, जागरूकता के लिए व्यापक मिशन की आवश्यकता है, जिससे कि इसे जल्दी से कंट्रोल किया जा सके। मिशन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया। सिकल सेल रोग से ग्रस्त सभी रोगियों में सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, जागरूकता फैलाना, प्रथाओं में बदलाव, स्क्रीनिंग निर्देश कार्यों के माध्यम से व्यापक प्रसार को कम किया जाना ही कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल रोग विश्व भर में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर उसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। वैश्विक सिकल सेल समुदायों का निर्माण एवं उन्हें मजबूत करना, नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग को औपचारिक बनाना और अपनी सिकल सेल रोग की स्थिति को जानना है। तो यहाँ यह सिकल सेल के बारे में थोड़ा सा हमने देखा डिटेल, क्या क्या चीजें हैं। आप एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। 2047 में रखा गया है टारगेट कि हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई है प्रधानमंत्री द्वारा शहडोल मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें और कुछ खास नहीं है, दायरा क्या क्या है इस चीजें दी गई हैं। अब देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023 क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 रखा गया है, अंगीकृत किया गया। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें भी हम भारत का स्थिति देखेंगे क्या है। पहले देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह भी पूछ लेता है। रिपोर्ट का 8वां संस्करण है यह। शीर्षक क्या रखा गया, इंप्लीमेंटिंग ऑफ एसडीजे स्टिमुलस। प्रत्येक लक्ष्य के चयनित संकेतों के विश्लेषण के साथ 17 एसडीजे दिशा, वैश्विक और क्षेत्रीय प्रगति को ट्रैक किया गया है। रिपोर्ट के अंतर्गत एसडीजे सूचकांक डैशबोर्ड को शामिल किया गया है। वैश्विक अवलोकन की बात करें, लगातार तीसरे वर्ष से एसडीजेस को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति स्थिर रही है। प्रगति की वर्तमान गति के आधार पर वर्ष 2030 तक एसडीजे कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 2015 से 2019 के मध्य में वैश्विक एसडीजे की प्राप्ति की दिशा में कुछ प्रगति दर्ज की गई है। हालांकि कुछ खास नहीं हुआ है इसमें, कोविड वगैरह के आने की वजह से काफी चीजें डिले हो गई। तो हमें यहाँ इससे मतलब नहीं, हमें देख लेना है भारत की रैंकिंग क्या है और भारत ने क्या कैसे कार्य किया है इसके संदर्भ में। भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का समग्र स्कोर 63.4 है। ठीक है,
यह भारत की स्थिति हम देख ली यहाँ पे। उसके अलावा अभी देखेंगे दक्षिण एशिया में और ब्रिक्स में क्या स्थिति है। भारत की रैंक में लगातार 3 वर्षों में गिरावट के होने के पश्चात नवीनतम सूचकांक में सुधार देखा गया। भारत ने एसडीजे 10, एसडीजे 15 की प्राप्ति की दिशा में गिरावट दर्ज की, वहीं एसडीजे 1 में सुधार दर्ज किया है। एसडीजे 12 को प्राप्त कर लिया है, इस उपलब्धि को बरकरार रखने की दिशा में अग्रसर है। एसडीजे 13 को भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसे कायम रखने की दिशा में ठहराव दर्ज किया गया है। दक्षिण एशियाओं में रैंकिंग अगर देखें तो 112वां स्थान है, 63.4 हमारा स्कोर है। ठीक है, जो बहुत अच्छा नहीं है। बाकी हमारे पड़ोसी देशों से कहा जाए केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान से हम अच्छे हैं बस। ब्रिक्स में देखें तो ब्रिक्स में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो जितने देश हैं ब्रिक्स के वे हमसे अच्छा है। इवन दक्षिण अफ्रीका भी हमसे अच्छी स्थिति में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। वार्षिक रूप से सतत विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। 146 देशों में विस्तृत 53 नेटवर्क में एसडीजे एसएन के 1800 से अधिक सदस्य हैं। न्यूयॉर्क, पेरिस, कुलालंपुर एसडीएसएन कार्यालय स्थित है। अब देखते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 यह क्या है। अब देखते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देख लेते हैं 2023 का क्या है। वैश्विक ऊर्जा प्रणाली का रूपांतरण और प्रगति। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कौन जारी करता है और क्या क्या इसमें भारत की क्या स्थिति है। 28 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। तो हमें मिल गया, हमें कौन जारी करता है ये हमने देख लिया। सूचकांक के फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन 2023 नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। 13वां संस्करण था इसका और जो एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पे, जबकि यमन जो है अंतिम स्थान पे है। भारत 120 देशों की सूची में भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके आयाम की बात करें तो इसके मुख्य रूप से यहाँ 3 आयाम की बात की जा रही है। समानता, इक्विटी, स्वच्छ ऊर्जा, सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा। ये पैमाने होते हैं, इसी के आधार पर जो है यह तय किया जाता है कि कौन किसका स्थान किसको कितना मिला है। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि वैश्विक संक्रमण सूचकांक स्कोर वर्ष 2014 के बाद औसतन 10% बढ़ा है। और यहाँ भारत की स्थिति देखें तो 120 देशों में 113 देशों ने पिछले दशक में प्रगति की प्रदर्शित की है। सिर्फ 55 देशों ने कुल स्कोर में 10% से अधिक की वृद्धि की है। सुधार मुख्य रूप से चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में देखने को मिला है। और ईटीआई में शीर्ष 10 देशों में शामिल सभी देश पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से केवल फ्रांस शीर्ष 10 में शामिल है। यहाँ रैंक देखिए क्या दिया गया है। यहाँ इसमें पहले 5 कौन से स्थान है महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा अंतिम 5 देश कौन है यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स की कंडीशन देख लेते हैं। भारत का स्थान ब्रिक्स में देशों में कैसा है, कितना है, 67वां स्थान मिला है। 54.3 इसका स्कोर है। भारत की स्थिति के बारे में आपने देख लिया, बस इतना ही हमारे लिए इसमें जरूरी था। भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य निम्नवत हैं। 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 45% तक कटौती करना है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रतिबद्धता क्या है। और 2070 तक हमने क्या लक्ष्य रखा है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हम हासिल करने की बात कर रहे हैं। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो ऊर्जा विद्युत उत्पादन होता है वो कोयले से होता है। ठीक है, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज की बात करें, रेयर अर्थ मटेरियल की बात करें तो इसमें हम देख लेते हैं कि किसने महत्वपूर्ण काम किया है। पहले ये देख लेते हैं तो क्या है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्माण करने के लिए इन सब समिति का एक गठन किया गया है। यहाँ देखिए इस पे नवंबर 2022 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने संयुक्त सचिव नीति की अध्यक्षता में नीति आयोग के एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, डॉक्टर वीणा कुमार डरमल इसकी समिति के अध्यक्ष थी। और इस 3 चरणीय आकलन प्रक्रिया के आधार पर 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची तैयार की गई है। ठीक, जो भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए, भविष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था की ऐसी प्रौद्योगिकियों की ही सहारा प्रदान करेंगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर हैं। तो यह क्या करेगी, यह जो समिति है यह सिफारिश के केंद्र भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को समय समय पर अद्यतन करेगा। मतलब भारत के लिए कौन से जो खनिज हैं वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका एक लिस्ट तैयार करेगा यह।
और समय समय पर महत्वपूर्ण खनिज रणनीति को अधिसूचित करेगा और समय समय बताएगा कि हाँ, किस खनिज को कितनी मात्रा में हमें कहाँ से लाना है, कैसे इसके खनन करना है, माइनिंग वगैरह कैसे करना है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें बताएगा। जैसे यहाँ देखिए लिस्ट है एक, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं। कैडमियम है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम एक एक करके ऐसे बताते जा रहे हैं। जर्मेनियम है, कॉपर है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, ठीक है, इसके अलावा निकेल है, प्लेटिनम समूह के तत्व इसमें है, देख लीजिए। ऑस्मियम है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम है, रुथेनियम है, रेडियम है, फास्फोरस है, पोटास है। दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ मटेरियल में यहाँ देखिए लेंथेनम है, सीरियम है, प्रेसिडोमियम है, नियोडामियम है, प्रोमीथियम है, समेरियम है, यूरोपियम है, ठीक है। तो ये 30 जो है रेयर अर्थ मटेरियल यहाँ पे बताए गए हैं। कुल मिला के सारा आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 बनाई गई थी। 2019 राष्ट्रीय खनिज नीति को मंजूरी प्रदान की। इस नीति में राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लिया था। 2008 में संशोधन किया गया उस नीति में और 7 वर्षों की अवधि में देश में प्रमुख खनिजों के उत्पादन में 200% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। यह नीति 7 वर्षों की अवधि में देश के खनिज क्षेत्र में व्यापार घाटे में 50% की कटौती का प्रस्ताव करती है। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए यहां बात की जा रही है। भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी स्कूल शिक्षा प्रणालियों में से एक है। कैसे, यहां देखिए लगभग 14.9 लाख स्कूल हैं और 95 लाख शिक्षक हैं, ठीक है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से लगभग 26.5 करोड़ छात्र हैं। यह किसी देश की जनसंख्या से कम नहीं है। कुछ कुछ यूरोपीय देश हैं जिनकी इतनी भी जनसंख्या नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 लागू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या केंद्र सरकार अपने अगले तार्किक कदम के रूप में शिक्षा की पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन बदलावकारी उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक का डिजाइन किया गया। पीजीआई 2.0 यहाँ पे क्या देखते हैं, तो राज्य संघ शासित क्षेत्र प्रथम संस्करण जारी होने के बाद से अब तक इसमें शामिल कई संकेतक समाप्त और निरर्थक हो चुके हैं। इस सूचकांक की संरचना गुणवत्ता संकेतकों की बजाय शासन प्रक्रियाओं से संबंधित संकेतकों की ओर काफी अधिक झुकाव है इसका। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम सीधे आते हैं अपने रैंकिंग के, देखते हैं कौन सी रैंकिंग कितना किसको प्राप्त हुआ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूचकांक की संरचना में संशोधन के निम्न उद्देश्य हैं। गुणवत्ता संकेतकों के साथ अधिक अद्यतन आधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई पहलों के साथ संरेखण, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब यह देखिए यहाँ पर पीजीआई 2.0 के घटक हैं। शासन की प्रक्रियाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण, अधिगत परिणाम एवं गुणवत्ता, अधिगम होगा यहाँ पे अधिगत की जगह। पहुंच यानी कि शिक्षा तक पहुंच कितने बच्चों की, कैसे, क्षमता और संरचना एवं सुविधाएं आदि। इसके घटक यहाँ पे देखिए दिया गया है। 73 संकेतक शामिल हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में संबद्ध किया गया। परिणाम, आउटकम क्या है, शासन प्रबंधन, गवर्नेंस मैनेजमेंट कैसा है, ये 2 चीजें यहाँ मुख्य रूप से शामिल की गई हैं। 2 श्रेणियों को पुनः 6 डोमेन में विभक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए डोमेन दिखाया गया है। ग्रेडिंग की बात कर लें तो इसमें 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया है। उच्चतम ग्रेड दक्ष है जो 1000 अंकों के से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा। न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 है जो 460 अंक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। यहाँ देखिए यह दिया गया है ग्रेड, सबसे उच्च है दक्ष है 941 से 1000 के बीच में, और सबसे नीचे है आकांक्षी 3 401 से 460 के बीच। अब यहाँ यह देख लेना आपका राज्य कौन सा है इसमें। तो जो प्रथम 4 हैं यानी कि प्रचेष्ट 1 से लेके दक्ष तक कोई राज्य शामिल नहीं हो पाया है इसमें। प्रचेष्ट 2 में केवल चंडीगढ़ और पंजाब शामिल है। 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और बिहार जो शामिल है आकांक्षी 2 में, और जो है उत्तर प्रदेश भी आपका इसी में शामिल है। वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2023, विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38 का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। इसमें वैश्विक प्रेषण की बात की जा रही है कि विश्व में कहां कैसे पैसे भेजे जा रहे हैं, किस देश से किस देश को, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रेमिटेंस रिमेन रेजिलियंट बट आर स्लोइंग, ठीक है। तो जो भेजा जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो पैसे भेजे जा रहे हैं कहीं, उनकी स्थिति क्या है, क्या कैसे। प्रेषण स्रोत देशों में आर्थिक गतिविधि धीमी होने के कारण
प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर और वेतन में वृद्धि की सीमित संभावना होने की संभावना है। तो जहां दे जैसे मान लीजिए सऊदीया वगैरह में क्या है कि यूएई वगैरह में भारतीय आबादी बहुत ज्यादा है, तो क्या करते हैं वहां कमाते हैं तो वे इंडिया में अपने परिजन को पैसा भेजते हैं। इस तरफ बड़ी आबादी भारत के बाहर रहती है और बहुत बड़ी मात्रा में अच्छा खासा पैसा भारत को बाहर से रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है, प्रेषित धन के रूप में प्राप्त होता है। यही इसमें बताया गया है। तो हम देख लेंगे भारत की स्थिति क्या कैसे है। 2022 में प्रेषण प्राप्तकर्ता शीर्ष 5 देश है, भारत, मेक्सिको, चीन और फिलीपींस तथा पाकिस्तान रहे हैं। बस यही हमें 22 का देख लेना है, 23 का इसमें दिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात करें 2022 की, जून 2023 में कौरसेरा संस्थान द्वारा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। जीएसआर 2023 में 100 देशों में शामिल किया गया है। मापदंड क्या है जीएसआर 2023 में? कौरसेरा से जुड़े 124 मिलियन से अधिक शिक्षार्थियों के प्रदर्शन डेटा विश्लेषण पर आधारित है। क्षेत्रीय भिन्नताओं वाले देश अमेरिका, भारत के लिए राज्य विशिष्ट डाटा इस वर्ष भी प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें देखिए जीएसआईआर का क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाए। जीएसआर 23 के 7 प्रमुख निष्कर्षों को दर्शाया गया है। आर्थिक विकास कौशल दक्षता से जुड़ा हुआ, इंटरनेट का उपयोग आर्थिक अवसर से जुड़ा हुआ, मध्यम निम्न आय वाले देशों की तुलना में उच्च आय वाले देशों शिक्षार्थियों द्वारा मानव कौशल निवेश की अधिक संभावना, स्नातकोत्तर शिक्षा वाले शिक्षार्थियों के एआई संबंधी कौशल में निवेश की अधिक संभावना, कई देश ऑनलाइन शिक्षण में लैंगिक अंतराल को कम कर रहे हैं, विश्व में शिक्षार्थी व्यावसायिक प्रमाण पत्रों के साथ डिजिटल भूमिका कार्यों की तैयारी है, कुशल प्रतिभाएं विश्व भर में पाई जाती हैं। तो इन सब के लिए ये पैमाने तैयार किए गए हैं और इसी आधार पर तय किया जाएगा। 3 कौशल से डाटा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय। रैंकिंग की बात करें, समग्र कौशल दक्षता के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड ने 2022 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ये शीर्ष 5 देश हो गए आपके, और यूक्रेन को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं रूस को रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया। तो पूछा जा सकता है यूक्रेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ और रूस को कौन सा? तो रूस को शामिल ही नहीं किया गया है। इसमें भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में समग्र कौशल दक्षता में भारत ने 68वें स्थान 2022 से सुधार करते हुए 2023 में 60वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो भारत को 16th रैंक प्राप्त हुई है इसमें। और किस क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हुआ क्या कैसे देखते हैं थोड़ा सा। तो व्यापार वाले क्षेत्र में 2022 में 62 थी, इसमें 49 हो गया। प्रौद्योगिकी में 56 था, 49 हो गया। 76 था, 67 हो गया। तो इस प्रकार सुधार देखा गया है। राज्यों की स्थिति अगर देखा जाए तो राज्यों में बिहार 7वें और उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है। कौशल क्षेत्र और शीर्ष राज्य कौन से देख लेंगे। व्यापार में पश्चिम बंगाल, प्रौद्योगिकी में पंजाब, डाटा विज्ञान में पश्चिम बंगाल आगे हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षक और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कब? प्रतिवर्ष। प्रथम संस्करण 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, तब जारी किया गया था। इसमें क्या करना होता है? आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य के शासित प्रदेशों के मध्य सकारात्मक प्रतिस्पर्धी वातावरण का सृजन करना है। मानदंड क्या होंगे? सूचकांक पिछले वर्ष राज्यों के शासित प्रदेशों के सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने में समग्र प्रदर्शन पर आधारित है। यह इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के निम्न 6 प्रमुख मानकों पर आधारित है। ये मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन उनका कितना हो रहा है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परिरक्षण, आधारभूत संरचना निगरानी, उपभोक्ता सशक्तिकरण, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंक में सुधार आदि इत्यादि। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब रैंकिंग के लिए राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है कि इन राज्यों को रैंकिंग देने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। बड़े राज्य हैं कुल 20, छोटे राज्य कुल 8 हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी कुल 8 हैं। इन्हें अलग अलग रैंकिंग दी गई है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह सूचकांक 5वां संस्करण था। और बड़े राज्यों में देखें अगर तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। उसके अलावा केरल को पहला स्थान मिला है बड़े राज्यों की श्रेणी में। मध्य प्रदेश को 4था स्थान मिला है। बड़े राज्यों में बिहार 19वें स्थान पे है, स्कोर कितना है 20.5, जबकि झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्य जो 5 हैं इनमें देखिए पहला गोवा है और 5वां जो है वो नागालैंड है। मणिपुर दूसरे पे है 40 स्कोर के साथ। छोटे राज्यों की श्रेणी में 14.5 अंकों के साथ मिजोरम अंतिम स्थान पे है।
केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें इसमें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पे है 59.5 और चंडीगढ़ तीसरे पे है 45 अंक के साथ। लक्षद्वीप सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया रैंकिंग देखते हैं एनआईआरएफ में, तो एनआईआरएफ में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क दिसंबर 29 सितंबर 2015 को की गई। एनआईआरएफ देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। मानदंड की अगर बात करें तो शिक्षण, अधिगम, संसाधन, अनुसंधान, पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुंच एवं समावेशता और बोध, ये सारे इसके मानदंड है। देखिए ज्यादातर जो पूछा जाएगा ना, कौन जारी करता है, ठीक है, और यह कौन सा संस्करण था या फिर कब जारी किया गया, यह पूछ लेगा। मानदंड पूछने का मतलब बहुत डिटेल में जाएगा तभी मानदंड पूछेगा, अदरवाइज एग्जामिनर यहां तक नहीं जाने वाला है, ठीक है। लेकिन हमें तैयार रहना है, ये नहीं कि बाद में हम पछताएं उस चीज को लेकर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया है। रैंकिंग के प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बेहतर करना, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में नए क्षेत्र में नए मानक स्थापित करना। विशेषताएं क्या है? निम्न 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग जारी की। समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और नवाचार, ये जो है ये इसके क्षेत्र हैं। यहां देखिए आरक के द्वारा दर्शाया गया है। 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थाओं को रैंक प्रदान की गई है। ये हैं ये खास कुछ इसमें देखना जन नहीं है। कौन कौन से शामिल किए गए हैं विश्वविद्यालय, यह देख लीजिएगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। उत्तर प्रदेश कौन कौन शामिल है? तो शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश केवल एक आईआईटी कानपुर संस्थान शामिल है, जिसे 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी 11वें पे बनारस बीएचयू है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 19वें पे है, बीएचयू आईआईटी जो है 31वें पे है, और इस तरह से अलग अलग श्रेणी दी गई है। कुछ खास इसमें नहीं देखना था, बस इतना ही देखना है, क्योंकि इतना डिटेल है, इतना पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ पढ़ के जाइएगा, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं आगे राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लेते हैं। वैभव फेलोशिप योजना, यह क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वैभव भारतीय वैज्ञानिक ये बोला गया इसे। इसमें क्या करना है? 2 अक्टूबर 2030 तक गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। 31 अक्टूबर 2020 अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया गया। प्रवासी निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था, वर्चुअल जो है मीटिंग थी यहाँ पे। समृद्ध होने के लिए वैभव शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समृद्ध होने के लिए एक आदर्श अनुसंधान परिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिसमें परंपरा का आधुनिकता के साथ विलय हो। इसके लिए क्या किया गया? भारतीय स्टेम प्रवासियों को सहयोगात्मक अनुसंधान गतिविधियों हेतु भारतीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान विकास संस्थानों को जोड़ना भी इसका उद्देश्य था। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहला अक्षर इस्तेमाल करके स्टेम बनाया गया। इसमें क्या किया जाएगा? विज्ञान दिवस से भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया। शुरुआत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न हैं। विशेषता क्या है इसकी? तो इसकी विशेषता के बारे में अगर बात करें तो फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों अनुसंधान में पारितंत्र में सुधार करना है। चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान क्षेत्रों में से काम करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें प्रमुख क्षेत्र इस तरह के हैं। देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि ऐसे विद्वान व्यक्ति जो किसी बाहरी देश में रह रहे हैं और मूल भारतीय है उनका, तो उनको यह आकर्षित करने के लिए एक ऑफर दिया जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ मिनिमम 1 महीने अधिकतम 3 साल रह के यहाँ पर हमारे साथ शोध रिसर्च करिए और अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करिए, जिससे आपके साथ आपका विकास, देश भी विकास करे। ठीक है, तो 1 वर्ष में 2 माह एवं अधिकतम 3 वर्षों तक संस्थान से संबंध रहेंगे जो व्यक्ति इसको फेलोशिप प्राप्त करेगा। इसके अलावा फेलोशिप अनुदान क्या रहेगा? 4 लाख रुपए प्रतिमाह, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास आदि मिलेगा, इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा क्या है कि इसमें कहा गया है पीबीडी 2023 विषय प्रवासी अमृतकाल में
प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार बनेंगे। भारत को जानो कार्यक्रम KIP नो इंडिया प्रोग्राम प्रवासी समुदाय से जुड़ने हेतु केंद्रीय विदेशी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। KIP का उद्देश्य भारतीय मूल के युवाओं 18 से 30 वर्ष के उनकी भारतीय और समकालीन भारत से परिचित कराना, उनकी भारतीयता और समकालीन भारत से परिचित कराना है। अगला है राष्ट्रपति की सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा। राष्ट्रपति कौन है हमारे भाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा पर हैं। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? चंद्रिका प्रकाश संतोखी है नाम है उनका, ठीक है। और जो सूरीनाम की राजधानी है उसको क्या बोला जाता है? पारामारिबो बोला जाता है। राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत इनकी पहली राजकीय यात्रा है। यह सूरीनाम के देश के प्रवास पर हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2023 में अपनी सूरीनाम की राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति ने इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सद्य सूरीनाम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। तो ऐतिहासिक महत्व के पीछे हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1863 में नीदरलैंड में दास प्रथा समाप्त हो जाने के पश्चात 1873 में पहली बार भारतीय बागानों में कार्य करने हेतु सूरीनाम ले गए। यहाँ से भारतीयों को भर के बहुत सारी जगहों पे ले जाया गया था। सूरीनाम ही क्यों न हो, सेशल्स वगैरह है, दक्षिण एशिया में है, यूरोप में भी ले जाए गए। भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार्स प्रदान किया गया है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है किसको यह पुरस्कार दिया गया। सर्बिया की बात करें तो राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के निमंत्रण पर मुर्मू ने सर्बिया की राजकीय यात्रा की। उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा हुई। सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने मुलाकात किया। प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के साथ भी मुलाकात किया। भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। उल्लेखनीय प्रथम विश्व के दौरान शहीद हुए अज्ञात सर्बियाई सैनिकों को दफना दिया गया था। उसी को श्रद्धांजलि के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, ठीक है। यह कहाँ तक लॉन्च किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था सम्मेलन का आयोजन। और इसमें क्या किया गया? समझौते किए गए किसके किसके बीच? चेन्नई बंदरगाह और मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौते किए गए। इसमें क्या किया जाएगा? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। MV एक्सप्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का शुभारंभ हुआ। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा ने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांके संतुराई की यात्रा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल चेन्नई बंदरगाह पर विकसित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल 2880 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ पर अब इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं यह कहाँ कहाँ किया जाएगा। हाँ, केंद्रीय पोत पत्तन जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में क्रूज पोतों की संख्या 208 है। 2030 तक 500 और 2047 तक 1100 पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू सर्किट में 37 जलपोतों के माध्यम से लगभग 85,000 यात्री क्रूज सेवा का लाभ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर क्रूज सेवा प्रारंभ होने से यात्रियों की संख्या को वर्ष 2030 तक लगभग 9.5 लाख और वर्ष 2047 तक 45 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिला के क्या है कि इस प्रकार से जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं जब जल मार्ग का इस्तेमाल करेंगे इसमें प्रदूषण सड़क मार्ग और रेल मार्ग की अपेक्षा कम होता है अगर वह। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की आधिकारिक यात्रा पे हैं इस समय। पदभार ग्रहण करने के पश्चात प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यहाँ पे पहले पड़ोसी नीति नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप हुई है, ठीक है। लॉन्च परियोजना, क्या क्या परियोजना नेपाल और भारत के बीच चल रही हैं? रेलवे लाइन के कोड़था बिजलपुरा खंड को सौंपना। इसके अलावा भारतीय अनुसंधान के तहत निर्मित रेल लिंक बथनाहा से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक एक भारतीय मालगाड़ी का उद्घाटन। नेपालगंज और रुपईडीहा भारत में एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा भैरवा नेपाल सोनौली में एकीकृत चेकपोस्ट भूमि पूजन समारोह भी है। तो कुल मिला के इतने प्रकार के जो है योजनाओं का यहाँ पे
उन्होंने शिलान्यास किया या किसी न किसी तरह से उनकी जो है नींव रखी गई। तो दोस्तों अगला है माहिर, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च की बात कर रहे हैं। नवीनतम ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनतम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक उच्च प्रभाव अनुसंधान संचालित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसी प्रौद्योगिकियां भविष्य में देश की आर्थिक समृद्धि के लिए मुख्य ईंधन के रूप में कार्य करेंगी, भारत को विश्व का एक निर्माण हब बनाने की दिशा में योगदान देंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बना जाए, कैसे ऊर्जा के नवीन स्रोत का इस्तेमाल किया जाए, उसमें अनुसंधान किया जाए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के इसका जो है इसका कार्य होगा। इसी आवश्यकता को पूरी करने के दृष्टिगत हाल ही में माहिर नामक मिशन लॉन्च किया गया है। जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस एंड इम्पैक्ट रिसर्च माहिर नाम एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मिली हमें। आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है तो ध्यान रखिए किस मंत्रालय की ये पहल है, कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं, इसका आरंभ कब किया गया, किसी खास स्थान से किया गया, किसी खास मंत्री के द्वारा किया गया, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक निर्माण केंद्र बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य, बाकी भी उद्देश्य हैं लेकिन यह प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। वित्तीयन की बात करें तो कहां से पैसा मैनेज होगा, आखिर इस काम के लिए जो अनुसंधान होगा, ये सब कार्य होगा, कहां से पैसा मिलेगा? तो दो मंत्रालयों, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उनके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों को पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु धन भारत सरकार के बजटीय साधनों से जुटाया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर अनुसंधान हेतु निम्नलिखित 8 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। यह जरूरी नहीं आपको याद करना, बस ध्यान रखिए। लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी विकल्प, भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर या पैन को संशोधित करना, गतिशीलता हेतु त्वरित हरित हाइड्रोजन, कार्बन अवशोषण, भूतापीय ऊर्जा, ठोस अवस्था प्रशीतन, विद्युत वाहन बैटरी हेतु नैनो तकनीक, स्वदेशी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील तकनीकी, ये सारी चीजें हैं। अब मिशन की संरचना की बात करें तो द्विस्तरीय संरचना यह द्विस्तरीय संरचना यहां दिखाया गया है। क्या है देख लेते हैं। शीर्ष समिति, ठीक है, एक इस पे शीर्ष समिति है और दूसरा तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति। दो प्रकार की इसमें समितियां बनेगी। शीर्ष समिति में क्या होगा, अध्यक्ष इसकी केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तकनीकी कार्य समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ठीक है, सचिवालय कहां होगा इसका, मिशन का सचिवालय CPRI बंगलुरु में स्थित होगा। दोनों समितियों की आवश्यक सचिवी सहायता केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलुरु द्वारा ही प्रदान की जाएगी। महत्व की बात करें अगर इसके, तो देश के भीतर उन्नत तकनीक का विकास कर उनकी आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में योगदान दे सकता है और घरेलू नवाचार एवं विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है। माहिर स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा भंडारण समाधानों और कार्बन कैप्चर तकनीक को अपनाने में सहायता प्रदान कर सकता है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर गति के लिए भारत की प्रतिबद्धता में योगदान देता है। तो यह इसके कार्य हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख सूचकांक हैं, जो वैश्विक सूचकांक, यहां से भी आपके पास प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में आएंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की बात करते हैं तो वैश्विक शांति सूचकांक सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का एक अग्रणी विचार मंच है, थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कुछ खास इससे लेना देना नहीं है, बस ये जानना है कौन जारी करता है। सूचकांक को वर्ष 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई स्टीव किल्लेरिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, शांति का मापक का 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह 17वां संस्करण है। ठीक है, 163 देश शामिल इसमें हैं और जो है वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.42% की गिरावट आई है, ऐसा ये कह रहा है। अब ये पूरी तरह बायस होता है क्योंकि इसकी कुछ बातें हैं भी, आप यहाँ नोट करिएगा, देखिएगा क्या दिया जा रहा है। यहाँ देखिए, यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। फ्रांस में दंगे हुए, जो है स्वीडन में दंगे हुए, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में बताइए कहां से शांति दिख रही है इन लोगों को। ठीक है, तो इसलिए कुछ खास नहीं, हमें केवल इतना जानना है कौन जारी करता है। दूसरे विश्व शांति के स्तर पर सर्वाधिक सुधार लीबिया में दर्ज किया गया। शांति स्तर का सुधार भी देखा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ हमारे प्यारे भारत को क्या रैंकिंग इन्होंने दिया है।
यह सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए जो अशांति का प्रभाव पड़ता है, अगर हिंसा वगैरह होती रहती है, युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, तो ये तो कटु सत्य है कि युद्ध की परिस्थिति में आर्थिक हानि सबसे ज्यादा होती है। तो आर्थिक प्रभाव क्या है, 17.5 ट्रिलियन डॉलर की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, और वैश्विक जीडीपी में 12.9% की हानि हुई है इसकी वजह से। ठीक है, 2022 में पर व्यक्ति $2200 का नुकसान हुआ है। रैंकिंग में आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो हमें 3-4 जो है याद रखने होते हैं, जैसे आइसलैंड देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया सर्वाधिक शांति है। सर्वाधिक अशांत में सबसे ज्यादा अशांत है अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, यह देख लीजिए, बस हो गया। जीपीआई यानी कि इसके इंडेक्स में 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। ठीक है, स्कोर इसका है 2.314 स्कोर प्राप्त हुआ है भारत को। विगत वर्षों की तुलना में 3.5% का सुधार दर्ज किया गया है। 17वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा 3 विषयों में भारत का स्कोर क्या है, देखिए जो इन्होंने पैमाना बना रखा है कि इस 3 में होना चाहिए। समाज में बचाव सुरक्षा का स्तर 2.346 हमें स्कोर मिला है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय प्रसार स्तर पे 2.282, सैन्यीकरण स्तर पे 2.38, ये हमारी स्थिति है। और ब्रिक्स देशों के, एशियाई देशों की बात करें दक्षिण एशियाई में, तो 5वें स्थान पे है भारत 126 रैंक के साथ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 9 संकेतक का इस्तेमाल किया गया है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। संवहनीयता, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शिक्षा पात्र, प्रतिसंकाय उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय संकाय, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, रोजगार परिणाम और संवहनीयता, इनको ये आधार बनाते हैं, रैंकिंग जारी करते हैं। इस रैंकिंग का 20वां संस्करण है यह। ठीक है, विश्व भर में 1498 विश्वविद्यालय को इन्होंने शामिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कुल 9 संकेतकों का प्रयोग इन्होंने किया है। और जो है यहाँ पे देखिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग बताई गई है 5 जो शामिल है इसमें। पहला है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है, MIT जिसे कहते हैं, अमेरिका में 100 स्कोर इसको मिला है। कैम्ब्रिज को जो है 99.2, ऑक्सफोर्ड को 98.9, हार्वर्ड को 98 और स्टैनफोर्ड को 98। भारत की स्थिति की बात करें तो रैंकिंग 2024 में भारत के कुल 45 संस्थान शामिल हैं। IIT बॉम्बे को नवीनतम रैंकिंग में समग्र रूप से 149वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में शामिल भारत के शीर्ष संस्थानों में से यही है IIT आपका यह बॉम्बे। इसके अलावा जो शामिल है संस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोल एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून 901 से 950 रैंक प्राप्त हुआ है। चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब को, गुरु गोविंद सिंह इंटर विश्वविद्यालय दिल्ली और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता को इसमें शामिल किया गया है। बाकी आप रैंकिंग यहाँ देख सकते हैं। बहुत कम संभावना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कोई है तो जरूर पूछे, जैसे IIT कानपुर है आपका, यह जरूर पूछ लिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 की बात करें तो यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 11वां संस्करण इसका है। तो यहां भी हमें देख लेना है भारत की स्थिति क्या है, उसकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां भारत की रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु 48वें स्थान पर रहा है। रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। 200 शिक्षण संस्थानों में 18 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। 10 भारतीय शिक्षण संस्थान इस प्रकार हैं, इनको देख लीजिए। आप यहां देख रहे हैं, बंगलुरु का है, कर्नाटक मैसूर का, हिमाचल प्रदेश का एक, केरल का है, हैदराबाद का, तमिलनाडु का है, चेन्नई का है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई नहीं है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी देख लेते हैं, यानी कि कहीं रहन सहन कितना महंगा कितना सस्ता है, यह भी पूछा जाता है। जून में मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया। इस रैंकिंग में 5 महाद्वीप के 227 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चुना गया है। तुलना न्यूयॉर्क सिटी से की जाएगी सभी शहरों की। तो मर्सर सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में सबसे महंगा शहर है। कौन सा है? हांगकांग, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर हांगकांग और सिंगापुर एशिया के हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां देखते हैं आगे, पिछले 10 वर्षों में एशिया के 4 शहर हांगकांग, सिंगापुर, टोक्यो, बीजिंग शामिल थे। विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर हैं, सबसे कम महंगे शहर में एशिया में स्थित है। 2 शहर कौन है? पाकिस्तान स्थित कराची 226वां स्थान और इस्लामाबाद 227वां स्थान, सबसे सस्ते हैं। उसके अलावा 5 यूरोपीय शहर शामिल हैं, उनमें से 4 स्विट्जरलैंड के शहर हैं। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी है, तेल अवीव मध्य पूर्व का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। वैश्विक रैंकिंग 8 है इसकी।
सबसे महंगे शहर देखिए हांगकांग, सिंगापुर। यहाँ देखते हैं सबसे सस्ते शहर 5 कौन से हैं। इस्लामाबाद, कराची पाकिस्तान के दोनों ही हैं, इसको यह श्रेय तो कम से कम मिला स्थान। और उसके बाद जो है भारत के देखते हैं, भारत के 7 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है। शामिल सभी शहरों में पिछलों की तुलना में अपने स्थान में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ देख सकते हैं आप, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, इनके स्थान में 22 की रैंकिंग है और ये 23 की रैंकिंग है। आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं कितनी गिरावट आई है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 जारी किया गया। सूचकांक में विश्व के 173 देशों में शामिल किया गया है। 172 शहरों क्यू को छोड़कर औसत सूचकांक 76.2 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73.2 से अधिक है। वियना ऑस्ट्रिया के सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके अलावा भारत की स्थिति सूचकांक में 5 शहरों को शामिल किया गया है। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बंगलुरु। वैश्विक दासता सूचकांक आया है, यह देख लेते हैं। वॉक फ्री फाउंडेशन के आधार पर जारी किया जाता है। आधुनिक दासता के अनुसार इनको एक व्यापक परिभाषा इन्होंने बनाया है। बलात् श्रम, मानव श्रम, जबरन विवाह, फलस्वरूप दासता जैसे मुद्दों को शामिल किया जाए। इनके हिसाब से यह दासता है। वास्तव में आधुनिक दासता शब्द शोषण की ऐसी स्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा तथा जबरदस्ती आदि कारणों से शोषण से न तो उबर पाता है और न ही उसका विरोध कर पाता है। यहाँ उबल लिखा है, उबर होना चाहिए। विगत वर्षों में आधुनिक दासता के मामले में वस्त्र निर्माण, खनन, कृषि आदि उद्योगों में दृष्टिगत हुए हैं। इनके अनुसार यहाँ दासता देखी जा रही है। वाकफी फाउंडेशन वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया है। रिपोर्ट में अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता की स्थिति में हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें देखना है भारत भी, क्या भारत यहाँ है, भारत की स्थिति क्या है। उपरोक्त देशों में 6 देश भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की, अमेरिका G20 देश हैं। ये जो कौन से देश हैं जिनमें आधुनिक दासता में निर्वासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है। ये देखिए यहाँ सर्वाधिक बताया जा रहा है। ठीक है। वैश्विक दासता सूचकांक 23 में 160 देशों की सूची में उत्तर कोरिया शीर्ष स्थान पे है। प्रति व्यक्ति 1000 जनसंख्या पर 104.6 लोग आधुनिक दासता का जीवन जी रहे हैं। सूचकांक में स्विट्जरलैंड अंतिम स्थान पे 160वें स्थान पे। प्रति 1000 जनसंख्या पर मात्र 0.0 व्यक्ति ही आधुनिक दासता के शिकार हैं। तो लीजिए, इन्होंने नया ही जो है पैमाना रच दिया। तो यहाँ हमें बहुत ज्यादा खास नजर नहीं रखनी है। पशुधन की पहली क्रेडिट गारंटी योजना, ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपालन और संरचना निधि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की है। क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की जाए कितने 750 करोड़ रुपए की, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र से वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। क्रेडिट गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऋणदाता द्वारा परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना तथा विशुद्ध रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह इसका मुख्य कार्य होगा। इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। उसकी व्यवस्था कहां से होनी है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए से स्थापित पशुपालन और संरचना निधि के माध्यम से 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा, जो कृषि क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड की बात करें, 700 क्रेडिट गारंटी फंड पशुपालन और संरचना विकास निधि स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पशुपालन डेयरी विभाग में पशुपालन और संरचना निधि स्कीम के तहत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की ऋण गारंटी हेतु क्रेडिट फंड ट्रस्ट की स्थापना, नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NAB संरक्षित ट्रस्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया गया। मार्च 21 में स्थापित यह फंड ट्रस्ट कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में AHIDF की गारंटी स्कीम के तहत देश का पहला फंड ट्रस्ट है। यह निर्यात तैयारी सूचकांक, भारत के नीति आयोग द्वारा तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण अगस्त 2020 में, दूसरा संस्करण 22 में जारी किया गया था। इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है। तो पूछ सकता है किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया गया है।
निर्यात तैयारी सूचकांक एक व्यापक व्यवस्था है जो देश में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों का आकलन करता है कि मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जो निर्यात पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि निर्यात पर फोकस करने से ओवरऑल देश की इकोनॉमी, राज्य की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्ट करती है, ठीक है, और निवेशक आकर्षित होते हैं। सूचकांक में राज्यों के शासित प्रदेश की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान हेतु निर्यात संबंधित मानदंडों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। देश में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने जो राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करता है और राज्यों के मध्य एक दूसरे से सीखने को भी प्रोत्साहित करता है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में 4 स्तंभ हैं: नीति, व्यवसाय, पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र, निर्यात निष्पादन। उसके अलावा यहां देखते हैं सूचकांक में राज्यों की स्थिति क्या है, कैसे है, ठीक है। तटीय राज्यों की श्रेणी में कुल 8 राज्य हैं। 80.89 स्कोर के साथ शीर्ष पर कौन है? तमिलनाडु है। और अंतिम स्थान पे 8वां केरल है 44.03% का। हिमालय राज्यों की श्रेणी में कुल 9 राज्य शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड शीर्ष स्थान पे है 59.13 स्कोर के साथ 59.13 स्कोर, जबकि मिजोरम 16.96 स्कोर के साथ अंतिम स्थान 9वें स्थान पे है। भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में कुल 10 राज्यों हैं, जिनमें से 63.65 स्कोर के साथ हरियाणा शीर्ष पर है, जबकि 39.19 के साथ छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पे है। भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 61.23 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे है, जबकि बिहार 41.06 स्कोर के साथ 9वें स्थान पे है। समग्र रैंकिंग देखें, देखिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा, तो ऊपर के 4 तटीय हैं और हरियाणा आबद्ध राज्य, भू आबद्ध है। निर्यात तैयारी सूचकांक 22 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 61.23 स्कोर के साथ 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि बिहार 41.06 स्कोर के साथ 22वें स्थान पे है। मोबाइल फोन्स, मांस, एल्यूमिनियम आदि उत्पादों के निर्यात के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में कुल निर्यात का मूल्य वित्त वर्ष 21-22 में $21 बिलियन से अधिक दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम निर्यातक जिला, अब देखिए बहुत डेप्थ में जाएगा, जैसे आरओ की परीक्षा में या यूपी पीसीएस की परीक्षा में भी आने वाले समय में, तो अगर डेप्थ में चले गए तो यहां पूछ लेंगे कि जिला कौन सा रहा शीर्ष, तो गौतम बुद्ध नगर रहा। अब आप लोग यह मत गेस कर लीजिएगा कौन सा होगा, जो है समझ नहीं आ रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर केवल सिटी नहीं है, यहाँ निर्यात भी सर्वाधिक हो रहा है। राज्य के कुल निर्यात जिले में इसका योगदान कितना है पता है? 20.07%, अपने आप में काफी अच्छा स्कोर है। निर्यातक जिले में देखिए जामनगर है पहले पे, सूरत है दूसरे पे, तीसरे पे सबर्बन, मुंबई सबर्बन, उसके बाद मुंबई, उसके बाद पुणे। यहाँ गौतम बुद्ध नगर का देखिए आया हुआ है स्थान, रत्न और पेट्रोलियम को छोड़कर। आरबीआई का विदेशी ऋण मार्चांत 2023 में कितना रहा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े प्रस्तुत किए गए। 2023 में भारत का विदेशी ऋण 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। सकल घरेलू उत्पाद विदेशी ऋण का अनुपात घटकर 18.9% हो गया है। भारतीय रुपए, येन, एसडीआर, यूरो, ये सब मुद्राएं हैं। जैसे एन तो जापानी हो गया, एसडीआर जैसे यूएस, क्या किया जाता है कि जैसे आप जब आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से आप उसके सदस्य होते हैं तो जो क्रेडिट मिलती है आपको वो एसडीआर में मिलती है, ठीक है, एसडीआर में क्रेडिट मिलती है। और यूरो, यूरोपीय कंट्री का जो है वो है यूरोपियन संघ की मुद्रा है। प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्य वृद्धि के कारण मूल्य निर्धारण में 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डाटा है। 2023 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर 54.6% की रही है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद भारतीय रुपया का 29.8%, एसडीआर का 6.1%, एन का 5.7%, यूरो का 3.2% स्थान रहा है। 32.5% हिस्सेदारी के साथ ऋण विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। विदेशी ऋण सबसे ज्यादा रहा है ऋण में। इसके पश्चात मुद्रा और जमा 22.6%, व्यापार और ऋण अग्रिम 19.9%, ऋण प्रतिभूतियां 16.7% की हिस्सेदारी रही है। तो यह दिखाता है कि कितना कर्ज कहां से लिया गया, इसका रेशियो क्या है। ग्लोबल 2000 की सूची 2023 फोर्ब्स के जून 2023 में फोर्ब्स द्वारा ग्लोबल 2000 सूची 20वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया। इसका यूएसए का जेपी मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है। अरबपति भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है। किसी भारतीय कंपनी की तुलना में सर्वोच्च है।
फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में 4 कारकों बिक्री, लाभ, संपत्ति, बाजार मूल्य के आधार पर तैयार किया गया है। रैंकिंग में 611 कंपनी के साथ यूएसए शीर्ष पर है, जबकि 346 कंपनी के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल में 55 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, आयरन ऑयल एंड नेचुरल गैस 226वें स्थान पे है, इनका बताया गया है। अडानी समूह की 3 कंपनियां हैं। अडानी इंटरप्राइजेज 1063 स्थान पे, अडानी पावर लिमिटेड 1488 स्थान पे, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन 1598 स्थान पे शामिल किया गया है। तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बना। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। भारत का अन्य लगभग 23.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया है। निर्यात क्या, भारत सरकार की निर्यात को क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, इसको निर्यात यह बोला गया है। ध्यान रखिएगा, ये नाम है तो ये पूछा था निर्यात का फुल फॉर्म क्या होगा। इसके द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 1 वर्ष में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, जहां वित्त वर्ष 21-22 में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 1.6 बिलियन डॉलर था, यह 22-23 में बढ़कर 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए 22-23 में सामानों का शीर्ष निर्यातक बन गया। किसका? इलेक्ट्रॉनिक सामानों का। तमिलनाडु 15 शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिनमें फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलकॉम और पेगाट्रॉन है। भारत की कुल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात 15.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें तमिलनाडु की हिस्सेदारी 11.98% थी। 2022-23 में भारत की कुल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात 23.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तमिलनाडु की हिस्सेदारी 22.83% रही, राज्यों में सर्वाधिक रही है। उत्तर प्रदेश ने कुल 4.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया है। इसकी हिस्सेदारी 20.8% रही है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। शीर्ष निर्यातक में और कितने हैं? तीसरे चौथे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक, महाराष्ट्र, 5वें स्थान पे गुजरात रहा है। उत्तर प्रदेश का भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य रहा। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य रहा है। उत्तर प्रदेश ने कुल 4.90 बिलियन डॉलर मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया है, जो भारत कुल निर्यात का 20.85% है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मौद्रिक मूल्य में जहां भी वृद्धि हुई, वहीं हिस्सेदारी प्रतिशत में कमी आई है, जबकि रैंकिंग में अभी भी उत्तर प्रदेश दूसरा शीर्ष निर्यातक बना हुआ है। अराकू कॉफी या काली मिर्च को मिला जैविक प्रमाण पत्र। विशाखापत्तनम ने गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ठीक है, गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन द्वारा जैविक प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को एक जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किया गया। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा। इस जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफी, काली मिर्च को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफी ज्यादा यहां फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैविक प्रमाणीकरण अराकू कॉफी, काली मिर्च के लिए मील का पत्थर होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराकू घाटी, यहां के संरक्षित पारिस्थितिक तंत्र में की जाती है, जो कॉफी उत्पादन के लिए बेहतर क्षेत्र है। अराकू घाटी का मौसम काफी उत्पादन के लिए विशेष है। यहाँ दिन में गर्मी रहती है, जबकि रातें बेहद ठंडी होती हैं। यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली कॉफी धीरे धीरे पकती है, उसकी विशेष सुगंध बनी रहती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले तथा ओडिशा के कोरापुट जिले के आसपास के क्षेत्र में कॉफी की खेती के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक जलवायु परिस्थितियां विद्यमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 से 5300 फीट की ऊंचाई पर उगाई जाती है। यहाँ दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी मानसून बेहतर स्थिति में रहता है। अराकू घाटी की लाल लेटराइट मिट्टी, जिसमें काजू, कॉफी, ये सब चीजें अच्छे से पैदा होती हैं, इसकी पैदावार काफी बेहतर मानी जाती है। कॉफी के लिए विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में होती है। इसकी वजह से पौधे को पोटेशियम खूब मिलता है, जबकि इसमें फास्फोरस कम होता है। काली मिर्च की पैदावार आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीजन तथा जीके विधि मंडल के गोंडीपकालू
और लम्मा सिंगी, कप्पालू, जीके विधि, पेडावलसा, एरा चेरुवुलु इलाके में 1300 से अधिक आदिवासी किसानों द्वारा की जाती है। अब देख लेते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। हाल में यूके स्थित कंसल्टेंस स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड प्रदान किया गया। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनाया गया है। अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर का है, टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा जापान का है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सिंगापुर का, फिर हमद, फिर टोक्यो, फिर इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर पेरिस चार्ल्स डी गाले हवाई अड्डा। इसमें बस इतना ही देख लीजिए, काफी है। भारत के देख लें तो 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ। कौन से? नई दिल्ली को आईजीआई एयरपोर्ट को, हैदराबाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय अड्डा को, बंगलुरु कैपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के किसी अड्डे को स्थान नहीं मिला है यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही हमें जान लेना जरूरी है। बस अवार्ड के बारे में देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 1999 में शुरू हुआ। स्काई ट्रैक्स ने अपना प्रथम वैश्विक एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण जारी किया। 1989 में स्थापित स्काई ट्रैक्स इन फ्लाइट रिसर्च सर्विसेज यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जो हवाई परिवहन उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान विशेष सलाहकारी संस्था है। अब देखते हैं सागर संपर्क क्या है। 12 जुलाई को सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे DGNSS कहा गया, एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलेगी। और इसकी सटीकता का अंदाज इससे लगा सकते हैं कि DGNSS प्रणाली का उपयोग 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। मतलब मिनिमम 5 मीटर तक की जो है ये क्लियरिटी देगा कि 5 मीटर से तक अगर कोई चीज है तो स्पष्ट उसके बारे में जानकारी मिलेगी। समुद्र में जीवन की सुरक्षा सोलास व्यापारिक पोतों की सुरक्षा संबंधित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। IALA गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संघ है। 1957 में IALA समुद्री नेविगेशन हेतु सदस्यता के प्रावधान रखरखाव के लिए जिम्मेदार संगठनों को एक साथ लाने का एक संघ है। समुद्री सुरक्षा संबंधी अन्य पहले क्या की गई है भारत सरकार द्वारा? पहले भी तो की गई, केवल पहली तो है नहीं। जैसे नाविक है तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे IRNSS बोला जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, 7 उपग्रहों का एक समूह है जो 24/7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के एक नेटवर्क द्वारा डिजाइन किया गया। IMO ने नाविक के वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में इसे मान्यता दी है। सागर विजन क्या है? 2015 में भारत के आर्थिक सुरक्षा मोर्चों पर अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हिंद महासागर की अपनी रणनीतिक दृष्टि अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का अनावरण किया गया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS एक शैक्षिक और समावेशी पहल है जो समुद्री सहयोग के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है। मैरीन टाइम इंडिया विजन 2030 क्या है? इसका लक्ष्य बंदरगाहों, शिपिंग, जलमार्गों में बुनियादी ढांचे, दक्षता, सेवाओं और क्षमता को बढ़ाकर समुद्री क्षेत्र के विकास में तेजी लाना है। INS कृपाण वियतनाम का जो है को सुपुर्द किया गया। नौसेना युद्धपोतम क्रम में कारवेट छोटे युद्धपोत होते हैं। कारवेट का उपयोग आमतौर पर समुद्री गश्त या तेज हमले जैसी गतिविधियों हेतु किया जाता है। पोतों को तैनाती आमतौर पर उन क्षेत्रों में होती है जहां समुद्री घुसपैठ का खतरा अधिक होता है। ठीक है, तो सेवारत मिसाइल कारवेट को देने की घोषणा की गई भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। मिसाइल कारवेट का नाम INS कृपाण है। भारत में पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया गया है। जिन देशों को इससे पहले भी दिए गए हैं कुछ देशों को, वे कौन से? वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका को भी हमने दिया है। यह एक तरह से कूटनीतिक संबंध को मजबूत करने का हम एक उपकरण के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। यह INS कृपाण के बारे में खुकरी श्रेणी का तीसरा स्वदेश निर्मित मिसाइल कारवेट है। 12 जनवरी 1991 भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। खुकरी श्रेणी का उद्देश्य भारतीय नौसेना के पेट्या द्वितीय श्रेणी के कारवेट्स को प्रतिस्थापित करना। इसके श्रेणी 4 पोतों का निर्माण किया गया है। 23 अगस्त 1989 को इस श्रेणी के प्रथम युद्धपोत INS खुकरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 23 दिसंबर 21 को INS खुकरी को भारतीय नौसेना से मुक्त कर दिया गया है।
खुखरी श्रेणी के युद्धपोते हैं, देखिए आईएनएस खुखरी मझगांव डॉकयार्ड के द्वारा निर्माता है। 23 अगस्त 1989 के नौसेना में शामिल, वर्तमान में सेवा मुक्त है। आईएनएस कुठार शिपबिल्ड डाक वहां का है, 7 जून 1990 में शामिल किया गया, अभी सेवारत है। आईएनएस कृपाण गार्डन रिच शिपबिल्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा 12 जनवरी 1991 को शामिल, वियतनाम को उपहार में दे दिया गया। आईएनएस खंजर यह क्या है, 22 अक्टूबर 51 को शामिल किया गया, अभी सेवारत है। भारत और वियतनाम के साथ संबंधों की अगर बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि यह कहीं न कहीं भारतीय रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या है कि दोनों देशों के मध्य वर्ष 2018 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स का आयोजन किया गया था। तो यह पूछा जा सकता है विनवैक्स किसके साथ किया गया, क्योंकि अभी चर्चा में है। विनवैक्स तृतीय संस्करण का आयोजन अगस्त 2022 में हरियाणा के चंडी मंदिर में संपन्न हुआ। अगले अभ्यास संस्करण का आयोजन वियतनाम में प्रस्तावित है, देखिए होगा कि नहीं होगा अलग बात। आईएनएस कृपाण का हस्तांतरण भारत के वसुधैव कुटुंबकम क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। सर्वेक्षण पोत संशोधक देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपबिल्ड एम इंजीनियर्स लिमिटेड के मध्य 4 सर्वेक्षण पोतों के निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये हैं, ठीक है, संधायक, निर्देशक, इच्छक और संशोधक। ये हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि इनका निर्माण कौन कर रहा है, ठीक है, और नाम इनका क्या है, बस इतना पता है। प्रथम सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक का जलावतरण कोलकाता में 5 दिसंबर 2021 को किया गया है। 4 पोतों में 3 का आंशिक निर्माण कट्टापल्ली स्थित एल&टी है इसका, GRSE और L&T शिप बिल्डिंग के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी दृष्टिकोण के तहत किया जा रहा है। यह क्या करेगा, ये इसका मेन काम क्या है कि जैसे समुद्री विज्ञान संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने हो तो ये पोत नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से सुसज्जित होंगे, यह इसमें खास बात होनी है, ठीक है। भारतीय नौसेना को दिया जाएगा, मल्टीपर्पज रहेंगी ये, ठीक है। शोधकर्ता है, संशोधक का अर्थ शोधकर्ता, जो सर्वेक्षण पोत के रूप में पोत की प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। इस परियोजना के तहत ये इसकी खासियत है जो हमें बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं फिलहाल। 14 समुद्री मील नॉटिकल की क्रूज गति और 18 समुद्री मील की अधिकतम गति पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पोतों में बो और स्टर्न थ्रस्टर को लगाया गया है। पोतों की पतवार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित DMR 249A इस्पात से बनाया गया है। कार्य की बात करें तो रक्षा के साथ साथ नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्री विज्ञान संबंधी भूभौतिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए पोतों पर तैनात किया जाएगा। द्वितीय भूमिका के तहत इन पोतों का आपात स्थिति के दौरान अस्पताल के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही पोत सीमित रक्षा प्रदान करने में भी सक्षम होंगे। तो यह एक तरीका। गौरतलब है सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना में लागत के आधार पर 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री प्रयुक्त होनी है इसमें। तो यह हमारे जो है इसके विषय में थोड़ी जानकारी रही। हमने देखा संरक्षक पोत संशोधक क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, इसमें नाम पूछ लेगा, कौन बना रहा है, कहां बन रहा है पूछ लेगा। बेलीज मलेरिया मुक्त। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। रोग संक्रमित मादा एनफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है। इतना तो आप लोग आज तक समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया उन्मुक्त प्रमाण पत्र किसी देश की मलेरिया मुक्त स्थिति की आधिकारिक मान्यता देता है। देश द्वारा राष्ट्रव्यापी रूप से पिछले न्यूनतम 3 लगातार वर्षों तक सभी मानव मलेरिया परजीवियों के स्थानीय प्रसार की श्रृंखला को तोड़ देने के विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तब जाके वह प्रमाण पत्र मिलता है। MECP मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन पैनल WHO का एक स्वतंत्र सलाहकारी निकाय है जो किसी देश के मलेरिया मुक्त दर्जे को प्रमाणित करने हेतु उत्तरदायी होता है। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। 70 वर्षों से अधिक लगातार प्रयासों के बाद बेलीज मलेरिया उन्मूलन करने में सफल हो गया। 2019 में मलेरिया का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। 2019 से अंतिम मामला दिसंबर 2018 में दर्ज किया गया था। तो यह सब नहीं पूछा जाने वाला, किसको किया गया और कौन करता है, बस यही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आगे देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से देश और हैं। देखिए पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाले अमेरिकी क्षेत्र का चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। पराग्वे, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर ने क्रमशः 18, 19, 21 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल किया है, ठीक है। और बेलीज इस तरह का तीसरा देश बन जाना है। WHO द्वारा 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। अमेरिकी क्षेत्र में कुल 11 देशों क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल किया है।
2022 में डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई। 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। मलेरिया 2000 WMR के 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में 79% के लिए भारत जिम्मेदार है। यह कमाल के जो है आरोप है, अब पता नहीं आरोप है सच्चाई है। फिलहाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरह की बीमारियां एक आम बात है। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में मालदीव, श्रीलंका को क्रमशः 2015 और 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। पिछले 3 दशकों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चीन डब्ल्यूएचओ पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बना है। मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास 2015 से हमारे यहाँ प्रारंभ किए गए हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं। भारत सहित मलेरिया में सर्वाधिक प्रभावित 12 देशों में HI हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट पहल प्रारंभ की गई। यह पहल 4 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आरंभ हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस की स्थापना की है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह ध्यान रखिए, थीम क्या है 2023 का? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इंप्लीमेंट। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण मिसाइल है भारत सरकार की। इसमें कैसा है? अंतर महाद्वीपीय रेंज के प्रक्षेपास्त्रों, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी एक श्रृंखला है। सभी मिसाइलें सतह से सतह मार कर सकने वाली मिसाइलें हैं। देखिए ध्यान रखिए, कुछ मिसाइलें क्या होती है? सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह मार करने वाली, सतह से जल में मार करने वाली, जल से सतह मार करने वाली, इस तरह की कैटेगरी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है। 7 जून 23 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि पी इसमें लिखा है, देख लीजिए। परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है, प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च यह पहला है था। ठीक है, मिसाइल का प्रथम परीक्षण जून 2021 में किया गया। अग्नि पी अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर। कनस्तीकृत मिसाइल है जिसे रोड रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। कनस्तीकृत का मतलब एक कनस्तर इस तरह बना होता है, ठीक है, और उसमें मिसाइल रखी हुई तो कनस्तर खुलता है और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। इस तरह से कनस्तर से मिसाइल सुरक्षित रहती है और इस पे किसी प्रकार का जो है कहा जाए तो किसी तरह से क्षरण वगैरह की कोई समस्या नहीं आती। फिलहाल बहुत जो है हाई टेक्नोलॉजी और हाई मेटल इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कनस्टर से इसे ज़्यादा जो है मोबिलिटी मिलती है और सुरक्षा भी मिलती है। 4000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि 4 एवं 5000 किलोमीटर परास वाली अग्नि 5 मिसाइल से प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है इसमें। यह द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 25 से 30 टन है। यह अग्नि श्रृंखला की पूर्व मिसाइलों से हल्की है। तो जितना महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है उन सारे इंफॉर्मेशन को हमने हाईलाइट किया, और हाईलाइट में भी कौन सा आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उन चीजों को यहां समराइज करके बता दिया। तो यह डिटेल वाली वीडियो हमारी यहां समाप्त हो रही। चलिए अब बढ़ते हैं हम जो संक्षिप्त खबरें हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। खुद ही बुक देखोगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये पॉइंट केवल इंपॉर्टेंट है, केवल इन पॉइंट्स को नोट किया जाना है, बाकी को स्किप करना है। तो चलिए पहले देखते हैं चर्चित व्यक्ति के बारे में। तो आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है जो चर्चित व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। जैसे के राजा रमन, ये क्या है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं दूरसंचार सचिव हैं। गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है। उसके अलावा इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होना है। मार्क रट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है हाल फिलहाल में। अभी नीदरलैंड में ही आपने देखा होगा इन सब जगहों पे काफ़ी जो है आंदोलन वगैरह जो है हो उठा था, कुछ जो है अशांति उपस्थित हो गई थी। किस कारण क्या कैसे डिटेल में आप लोग देखे होंगे। एडगर्स रिकेविक्स लाटविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म का बेस्ट डायरेक्टर ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है इन्होंने। इन्हें आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री नाम से एक सीरीज लेके आते थे। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सीरीज है, हिस्ट्री की भी अच्छी खासी समझ हो जाएगी आपको। न्यायमूर्ति एपी शाह मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल्स के। हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके अलावा न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। ठीक है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। सुदक्षिणा शर्मा असमिया गायिका का निधन हो गया। ये महान जो गायक भूपेन हजारिका जी थे, उनकी ये बहन है, वो भी छोटी बहन है। क्यों डांग्यू, ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन देख लेना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में इन्हें पुनः चुना गया। चीन का रहने वाला है। मिलन मिलुतिनोविक सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे, इनका निधन हो गया है। ये काफी लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। किरियाकोस मित्सोटाकिस दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं। राजेंद्र सिंह भट्ट पूर्व ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा उन्हें दिया गया इंडिया वीक रिसेप्शन के दौरान। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया। सूची में भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 2023 का इन्हें दिया गया था। 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हसमुख अधिया पूर्व वित्त और राजस्व सचिव हैं भारत सरकार के। गांधीनगर गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पेट्रियार्पो फिनलैंड के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। सुरेश श्रीवास्तव भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। वरिष्ठ सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसे रॉ कहते हैं आप, यह नए प्रमुख हुए हैं। 2 साल इनका कार्यकाल होगा। सामंत गोयल इनके पहले थे। आपने सुना होगा टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर। ये रॉ एजेंट की कहानी है जो कि देश के बाहर रहते हुए, गुमनाम होते हुए भारत की सुरक्षा करते हैं, भारत के हित की रक्षा करते हैं। ग्लेंडा जैक्सन प्रसिद्ध ब्रिटेन अभिनेत्री हैं। 2 ऑस्कर अवार्ड, 3 एमी अवार्ड और 1 टोनी अवार्ड इन्होंने जीता है। लेबर पार्टी की सदस्य भी रही हैं ब्रिटेन की, और 1997 से 99 तक ब्रिटेन की परिवहन मंत्री भी रही हैं। शारदा रंजन अयंगर बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया। हिंदी फिल्म सूरज के गीत तितली उड़ से पहचान मिली इन्हें। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जहां प्यार मिले में हेलन पर फिल्माए गए गीत बात जरा है आपस की के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें मिला है। निकोल सियुका रोमानिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया। उसके अलावा सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एनटीए है, इसके नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। एनटीए के अध्यक्ष आईआईटी मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एमएस अनंत हैं। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ की नियुक्ति की गई है। बोरिस बिस्टोरिस जर्मनी के रक्षा मंत्री हैं। ये 5 से 8 जून 2023 के मध्य भारत की यात्रा पर रहे। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री। नोरोडोम सिहामोनी कंबोडिया के राजा मध्य भारत की यात्रा पर रहे हैं। अन्य चर्चित व्यक्ति देखें, कृष्णा मिश्रा वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड ईएफएसबी इंडिया के मुख्य कार्यकारी का पदभार ग्रहण किया। पी वासुदेवन भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। नंबूथिरी केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार का निधन। कामेश्वरी राव केदावंती भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की गई सीएफओ के तौर पे। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। अभित चक्रवर्ती एसबीआई कार्ड के प्रबंधक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर देश के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक बने हैं। एलन वुल्फ आर्किन प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता का निधन हो गया। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार लिए। स्वामीनाथन जे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। आरती होलामैनी संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक नियुक्त। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक नियुक्त। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन की पूर्व प्रमुख न्यूज एंकर का निधन। चर्चित स्थल के बारे में देख लेते हैं। नासिक के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस शहर में कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो पूछ सकता है कहाँ किया गया है। रिबंदर गोवा के इस नगर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का और अनुसंधान का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? स्थानीय समुदाय को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। कोलम पंचायत तमिलनाडु के
चेंगलपट्टू जिले की इस पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंगिबल इनकम योजना के भाग के रूप में आयोजित मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान की नेतृत्व किया जा रहा है। वानसी बोरसी गांव गुजरात के नवसारी जिले में स्थित इस गांव में पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और गुजरात सरकार के मध्य समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। मलेशिया भारत के घरेलू फिनटेक भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे द्वारा इस देश में पहले अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे, जिसे अब करलेक बाय रेजर पे के नाम से जाना जाएगा। नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने हेतु देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सलेम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मंजूरी दी गई है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु के जिले में स्थित है। यह भारत का 36वां FTO होगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कुलालंपुर में जो है राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया की राजधानी शहर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय भारत और मलेशिया के बीच घनिष्ठ रक्षा औद्योगिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। कोलकाता सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में स्थापित उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया। पेरू दक्षिण अमेरिका देश की सरकार द्वारा गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। इस स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि 90 दिन की होगी। गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है जो PNS को प्रभावित करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वारंगल में तेलंगाना नगर में लगभग 61,000 करोड़ रुपए की लागत की कई बुनियादी ढांचों का शिलान्यास किया गया मोदी जी के द्वारा। बीकानेर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान के इस जिले में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुखरा गांव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित यह गांव राज्य का पहला 100% बीमित गांव बन चुका है। नोएडा भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वाले पार्क वेद वन पार्क इस शहर में उद्घाटन किया गया। मंगोलिया सरकार ने स्पेसएक्स को लो ऑर्बिट के उपग्रहों को उपयोग करके इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया है। बोगीबिल सर्वानंद सोनेवाल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के तट पर यहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का शिलान्यास किया। मेहसाणा अमित शाह द्वारा गुजरात के इस नगर में मोती भाई R चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। यह स्कूल दूध सागर रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संचालित है। यह देश का पहला सरकारिता संचालित स्कूल है। पुट्टपर्थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में स्थित इस नगर साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। कोच्चि पीरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर के पास त्रिपुनिथुरा में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा का शुरुआत की गई। पहली पूर्ण महिला शाखा का नाम मैत्रेयी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश इस राजधानी शहर के बारे में बाहरी इलाकों में बंदरों के बढ़ते आतंक की रोकथाम के लिए समर्पित बानर वन बनाया जाएगा। न्यूजीलैंड देश में फैले फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग में की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। मुंबई ताइवान द्वारा महाराष्ट्र के शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई। शानद गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन के मध्य गुजरात के अहमदाबाद जिले में इस नगर में 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु समझौते किए गए। श्रीनगर कश्मीर के इस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण की आधारशिला रखी गई। बलिदान स्तंभ एक स्मारक है जिसका निर्माण श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। कुंडाकल गांव तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा रंगारेड्डी जिले में स्थित इस गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। निजी रेल कोच फैक्ट्री का नाम मेधा रेल कोच फैक्ट्री रखा गया है। सूरत 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भूपेंद्र सिंह पटेल जो है इस रिकॉर्ड को लेते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पूर्वी चंपारण जिले में विश्व में सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की गई। मंदिर कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होने की संभावना है। नई दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। गुंटूर आंध्र प्रदेश के जिले में मेसोलिथिक काल का एक रॉक पेंटिंग की खोज हुई है। रॉक पेंटिंग में जमीन के टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का यह जिला प्रदेश का दूसरा जिला बन गया जो हर घर जल वाला जिला बन गया। पहला जिला कौन था? बुरहानपुर था।
कोहिमा भारतीय रिजर्व बैंक ने नागालैंड के इस शहर में अपना उप कार्यालय खोला है, कोहिमा में। चंडीगढ़ और पंचकुला, पंचकुला CGHS सुविधाओं वाला 80वां शहर बन गया है। इजराइल देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र के ठाणे जिले में से इस तालुका में भारत को पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण हेतु स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। बरेली उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? बरेली में। अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तापेश्वर नाथ, घोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा, जैसे विश्वनाथ वगैरह, उज्जैन वगैरह बनाया जा रहा है। भूमि सम्मान, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा 9 राज्यों सचिवों 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ सम्मानित किया गया। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम की संपूर्णता प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड विद्युत उत्पादक महारत्न कंपनी NTPC लिमिटेड को प्रदान किया गया। डॉक्टर फादर कामिले बुल्क राजभाषा विभाग बिहार सरकार द्वारा विभा रानी को दिया गया। डॉक्टर फादर कामिले बुल्क के सम्मान बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वरिष्ठ कथाकार गीता श्री को 2021 के लिए कविता को चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी में अध्यक्ष माधव कौशिक ने अध्यक्षता की में कार्यकारी कार्यमंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किया है। ये इस प्रकार है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पर 22 लेखों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि यहाँ ऐसे पूछ सकता है, राधा वल्लभ त्रिपाठी मानवी उपन्यास संस्कृत के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। और जो है मतीन अचलपुरी मरणोपरांत ममता की डोर। गांधी शांति पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस और गोरखपुर को प्रदान किए जाने हैं। यह पुरस्कार मानवता के सामूहिक उत्थान के योगदान देने के लिए किया जाएगा। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को प्रदान किया गया। अगला है NWO स्पिनोजा प्राइज पुरस्कार, डच नीदरलैंड के विज्ञान में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसे डच नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जोईता गुप्ता और प्रोफेसर टाबी केयर्स को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, क्योंकि भारतीय शामिल है यहाँ किसी न किसी तरह से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को जो है जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार शांति पुरस्कार दिया गया, 2023 को प्रदान किया जाएगा। परियोजनाओं को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। कर और वित्तीय अपराध जांच पायलट योजना, नई दिल्ली प्रत्यक्ष कर अकादमी क्षेत्रीय परिषद इस योजना की शुरुआत की गई। योजना भारत द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के सहयोग से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कर और वित्तीय अपराध जांच क्षमता निर्माण हेतु शुरू की गई। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी समूह द्वारा शुरू की बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू करने हेतु झारखंड के गोड्डा में इस परियोजना शुरू की गई। गोड्डा में स्थित 1600 मेगावाट 800 मेगावाट के 2 प्लांट हैं। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोंडा पावर प्लांट पूर्ण क्षमता से काम करने लगा। इस हिसाब से क्या होगा कि अडानी समूह जो है बिजली खरीद समझौते के तहत गोंडा संयंत्र से बांग्लादेश को 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु रांची विश्वविद्यालय में योजना का शुभारंभ किया गया। AI फॉर इंडिया, केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्किल इंडिया GUVI, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद NCVET IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त यह ऑनलाइन कार्यक्रम युवाओं को अग्रणी कौशल प्रदान करने में सक्षम है। कार्यक्रम 9 भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया जाएगा। SESG प्रोफेशनल इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम, कुछ खास सुने। ओबेरा डी तापी परियोजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 800 मेगावाट के 2 परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत 17,985.27 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। परियोजना की स्थापना NTPC और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के 50-50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा की जाएगी। मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर शेष 30% अंश का वित्त पोषण NTPC और राज्य सरकार द्वारा 50-50% के अनुपात में किया जाएगा। यह प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होने वाली है। तो कहाँ लगाया जा रहा है? ओबरा में लगाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। पॉक्सो पीड़ितों की देखभाल सहायता की योजना, निर्भया कोष के अंतर्गत शुरुआत की गई। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नाबालिगों को यहाँ लड़कियों को आश्रय देना, भोजन, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने के लिए सुरक्षित परिवहन, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। जिन्हें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, किसी अन्य कारण से जबरन गर्भधारण के कारण परिवार को छोड़ना पड़ गया
और उनके पास अपना भरण पोषण के लिए कोई साधन नहीं है। एटीएल इंडस्ट्री विजिट, अटल इनोवेशन मिशन। उद्देश्य क्या है? छात्रों को उद्योग में उपयोग की जाने वाली नवीनतम विनिर्माण तकनीकी प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना। मो जंगल झामी योजना, उड़ीसा सरकार द्वारा आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। राज्यों में अग्निशमन सेवा विस्तार और केंद्रीकरण के लिए योजना, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। राज्यों के अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत गृह ज्योति योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में ये योजना लागू की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा सूचित केंद्र सरकार के भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन। विद्युत मंत्रालय के सचिव इस पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इसके पदेन सह अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। जो इसमें सूक्ष्म उद्यमी जो जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापारिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ के पात्र नहीं है, को आच्छादित किया जाए। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 16 राज्यों में से बिहार को सर्वाधिक 9,640 करोड़ और गोवा को सबसे कम 386 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी दी गई है। अबादा योजना, उड़ीसा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी। पूरी शहर में बुनियादी ढांचे को विकसित करने संबंधित यह योजना 2017-18 में शुरू की गई। पूरी शहर है उड़ीसा का, वहां अबादा का पूर्ण रूप है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, हेल्थ ऑफ यूथ, वेल्थ ऑफ नेशन। मनसुख मंडीवा द्वारा इसको G20 सह ब्रांडेड वैश्विक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आयोजन मातृ नवजात शिशु बाल स्वास्थ्य जनेवा के सहयोग से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य विश्व भर में 1.8 बिलियन किशोरों और युवाओं के स्वास्थ्य कल्याण की आवश्यकताओं को रेखांकित करना। पीएम प्रणाम योजना, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना की मंजूरी दी गई। योजना 2023 में केंद्र सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के साथ साथ वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूर की गई। पीएम प्रणाम का तात्पर्य है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। इतना है इसका प्रणाम योजना नाम दिया। गैबॉन की पहली कृषि SEZ परियोजना मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम प्रथम चरण में उड़ीसा के आकांक्षी जिलों गजपत के 30 किसान और 20 तकनीकी छात्र इसे आगे बढ़ाएंगे। IIT कानपुर में जोधपुर में रूफ टॉप फोटोवोल्टिक परियोजना NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा परियोजना की शुरुआत की गई 14 जून 2023 को। IIT जोधपुर के परिसर में 14 भवनों की छतों पर लगाई गई। प्रतिवर्ष 14.9 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क परियोजना, विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषित समझौता के साथ परियोजना की शुरुआत। IIM जम्मू की भांग कैनबिस अनुसंधान परियोजना, डॉक्टर जितेंद्र ने इसे परियोजना की समीक्षा बैठक की। भारत में अपनी पहली तरह की परियोजना है जो न्यूरोथेरेपी कैंसर मिर्गी के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली औषधि का उत्पादन करने में सक्षम है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित होना है। ऑपरेशन सर्द रेडिनेस संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय सेशल्स में आयोजित। इसमें INS सुनैना ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व। संयुक्त बल फोर्स क्या है? विश्व की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय संयुक्त साझेदारी है। भारत सहित कुल 29 देश शामिल हैं। वर्ष 2001 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय बहरीन में है। साल्वेक्स भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित बचाव विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास 7वां संस्करण है, कोच्चि केरल में आयोजित। भारत और समुद्री अभ्यास जिमैक्स जापान के बीच किया जाता 7वां संस्करण है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होना है 5 से 10 जुलाई के बीच में। एक्स खान क्वेस्ट 20 से अधिक देशों के सैन्य पर्यवेक्षक दलों की भागीदारी, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त मंगोलिया में आयोजित। मंगोलियाई सशस्त्र बल US आर्मी पैसिफिक कमांड सह प्रायोजित भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल की टुकड़ी ने किया। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण कार्यक्रम 31 मार्च 2024 से इसका कार्यकाल है।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे संबंधी विवादों की सुनवाई कराई। केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1996 की धारा 4 के तहत कर्नाटक तत्कालीन आंध्र प्रदेश के राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के इसका गठन किया गया। मध्यस्थता कानून में सुधारों की सिफारिश करने हेतु पैनल गठित, विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। पैनल की अध्यक्षता पूर्व विधि सचिव टी.के. विश्वनाथन कर रहे हैं। सम्मेलन की बात करें, 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी है। दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। मुख्य विषय वैदिक डिजिटल नवाचार, वैदिक डिजिटल नवाचार। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। ट्रेड शो का प्रमुख उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करना होगा। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 कहाँ मनाई जा रही है? कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित की जा रही है और ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर का इसका थीम रखा गया है। केर पूजा त्रिपुरा में मनाया गया। पूजा में राज्य की हलाम जनजाति भाग लेती है। यह उत्सव वास्तु देवता के संरक्षक देवता केर के सम्मान में खर्ची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है। भारत अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन भारत और केन्या सरकार की सह मेजबानी में नैरोबी में आयोजित होगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में घोषित किया है। यूपी-20 मेयर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। चौथी स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग G20 की अध्यक्षता के साथ बेंगलुरु में आयोजित की गई। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई। G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2023 में मुंबई में आयोजित की गई। दिव्य कला मेला 2023 दिव्यांगों के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन हेतु बड़ा मंच है। जयपुर, राजस्थान में यह आयोजित किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा। ह्यूमन प्लैनेट फोरम न्यूयॉर्क USA में आयोजित हुआ। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम, हरियाणा में। पूर्वोदय कॉन्क्लेव 2023 गुवाहाटी, असम में। उद्देश्य क्या था? पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताना। BHEL TRSL के मध्य समझौता भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा वर्ष 2029 तक 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के निर्माण और आपूर्ति हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने का समझौता भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य में $130 मिलियन का समझौता हुआ। यह समझौता राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने, बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु हस्ताक्षरित हुआ। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों को आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में मदद मिलेगी। संघ और संगठन देख लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय मेसर्स इंटरसर्ट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है। ठीक है, कौन सा? ONGC। ठीक है, ONGC भारत का पहला संगठन है जिसने वर्ष 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इंटीग्रिटी पैक्ट को अपनाया गया। सेंट्रल कॉलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल हुआ। ONDC एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा खुले ई-कॉमर्स विकसित करने के लिए स्थापित किया गया। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम संजय वर्मा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में नामित हुए हैं। IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक का विलय। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड और IDFC लिमिटेड निदेशक मंडल द्वारा दोनों की विलय की योजना को मंजूरी दे दी गई है। दोनों के मध्य शेयर विनिमय अनुपात 155 और 100 होना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जिसे आप यूनेस्को कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की इस घटक निकाय के गवर्निंग बोर्ड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को पुनः सदस्यता दे दी गई है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जिस समय राष्ट्रपति थे वो इस समय सदस्यता इन्होंने त्याग दी थी। केनरा बैंक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान बैंक निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपे कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को UPI भुगतान सुविधा शुरू करने वाला भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। कौन बैंक ऐसा बना है? केनरा बैंक, ध्यान रखिएगा। गेल इंडिया लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर
T3 स्टेटस मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा निर्यातकों आयातकों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा है। अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुधार करना और वैध वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। हिमाचल प्रदेश में प्रौद्योगिकी विभाग IT विभाग नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या रख दिया गया? हिमाचल प्रदेश का नाम डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मध्य साझेदारी हुई। उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने और उद्यम विकास में तीव्रता लाने पर केंद्रित 3 वर्षीय यह योजना जिसे वर्ष 2025 में आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रारंभिक चरण में 8 शहरों को आच्छादित कवर करेगी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इस सोसाइटी की विशेष बैठक में इसका नाम बदलने का निर्णय लिया गया। अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी होगा। महासागर अन्वेषकों का तीसरा समूह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा लॉन्च। UNDP द्वारा स्वस्थ और लचीले महासागर हेतु समुद्री स्थानिक योजना समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, नए पर्यावरण तथा सामाजिक रूप से टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों की आकर्षक भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए 4 महासागरों के अन्वेषकों ने के अपने तीसरे समूह को लॉन्च किया है। विधि न्याय जन विश्वास विधेयक 2023 संशोधन को मंजूरी दे दी गई। विधेयक में 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव है। बेसिक लॉ द जुडिशरी अमेंडमेंट नंबर 4 इजराइल के संसद नेसेट द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, इस विधेयक में दायरे में सभी व्यक्तिगत डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन को लाने का प्रस्ताव है। प्रावधानों की निगरानी हेतु डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का प्रावधान किया गया है। मानदंडों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919 उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अधिनियम में त्रुटिपूर्ण प्रावधानों के संबंध में वैजयंती वसंत मोगली जनहित याचिका दायर किया था इन्होंने। तो न्यायालय ने कहा न केवल अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार अपितु अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी यह उल्लंघन कर रहा है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक को संसद में पेश करने हेतु मंजूरी दी गई। इस विधेयक से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृति मिली। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रावधान इसमें है। समान लिंग विवाह विधेयक एस्टोनिया की संसद द्वारा पारित समलैंगिक विवाह को वैध माना गया। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून पारित करने वाला पहला मध्य यूरोपीय राष्ट्र है। नया कानून 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। वर्ष और दिवस की बात कर लें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2023 को। 1 लाइफ 1 लीवर भोजल सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया 16 से 22 जुलाई के बीच। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों और युवाओं का कुशल बनाना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2023 को। अनलेसिंग द पावर ऑफ जेंडर क्वालिटी अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वीमेन एंड अ गर्ल टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई 2013 प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। 6वां वस्तु और सेवाकर जीएसटी दिवस 2023 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। स्लोगन सतत विकास के लिए सहकारिता। 17वां सांख्यिकी दिवस 2023 मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, यह इसका जो है रखा गया है थीम। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। ओशन वर्थ प्रोटेक्टिंग। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून 2023 को। हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन्स ऑफ द ओशन। विश्व शरणार्थी दिवस यहाँ हाईलाइट ही नहीं हुआ, बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्यों ऐसा हो गया। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2023 को। होप अवे फ्रॉम होम। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस सूखा रोकथाम दिवस 17 जून 2023 को मनाया गया। उनकी जमीन उनका अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेजिडेंस। डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द कॉस्ट
रिडक्शन। पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी महाराष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून 2023 को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 2023 को, विश्व संगीत दिवस 21 जून को, वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस 15 जून को। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टी.एन. सेशन द्वारा लिखा गया है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट आर चिदम्बरम सुरेश गंगोत्रा। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 77 अभिषेक चौधरी। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व सुधा पाई और सज्जन कुमार। द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 77 ए के भट्टाचार्य। कृष्णा द सेवन सेंस देवाशीष चटर्जी। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रासीना हिल्स कस्तूरी डे। अ फूल्स जर्नी सारिका भारद्वाज। फ्रिज में द एंड सेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो विनोद मनकारा। एज द व्हील टर्न्स रंजीत प्रताप। राग प्रकाश डॉक्टर ओम प्रकाश कौल। ऑफ टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक माइकल एस क्राफ्ट। रॉ हिटमैन एस हुसैन जैदी। सिम्फनी टू जैज अंकित खेमका। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग अमित कुमार झा। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अश्विनी आर सिंह। द आर्ट ऑफ प्लंडर आलेख तलपात्रा। द विजडम ब्रिज कमलेश डी पटेल। ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरी सुधा मूर्ति। अब देख लें थोड़ा सा मिसलेनियस को। भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में इस प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। कुर्नूल जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित मंत्रालयम गांव में की जाएगी। यह गांव राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। JJM डिजिटल अकादमी, यह क्या है? JJM डिजिटल अकादमी की स्थापना हेतु पेयजल स्वच्छता विभाग और ECHO इंडिया के बीच ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण अभियान सूक तीर्थ आश्रम मुजफ्फरपुर और बिजनौर स्थित महात्मा विदुर तपोस्थली विदुर कुटी से अभियान प्रारंभ हुआ। सूक तीर्थ आश्रम में पीपल और विदुर कुटी में गंगा के किनारे कल्प वृक्ष के पौधे का रोपण कर इस अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश में 2 चरणों में 35 करोड़ पौधों रोपण का लक्ष्य रखा गया है। 2026 से 27 तक कुल हरित क्षेत्र का 15% करना है, यानी कि अभी 9% है, इसे बढ़ाकर 15% करना है। यूरोपीय शांति सुविधा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सशस्त्र बलों की 61वीं रैपिड रिएक्शन ब्रिगेड की सहायता हेतु यूरोपीय शांति सुरक्षा के अंतर्गत 20 मिलियन यूरो की सहायता उपाय दिया गया। समर्थन बेल्जियम के रक्षा मंत्री द्वारा कार्यान्वयन किया गया। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा इस हिल स्टेशन हेतु 1814 करोड़ रुपए की समाधान योजना को मंजूरी दी गई। निजी हिल स्टेशन खरीदने हेतु डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने निविदा बोली जीती है। लवासा हिल स्टेशन पुणे के पास पश्चिमी घाट के भीतर मुलसी घाट में स्थित है। सूरत डायमंड सूरत में निम्नलिखित निर्मित विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। सूरत में किया गया है। इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अमेरिका सुरक्षा विभाग जिसे पेंटागन कहा जाता था वह थी। हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गैर बासमती सफेद चावल निर्यात नीति में बदलाव। निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 20% के निर्यात शुल्क के साथ मुक्त से हटाकर प्रतिबंध श्रेणी में डाल दिया गया। देश के कुल चावल निर्यात में गैर बासमती सफेद चावल का योगदान 25% तक है। LSAM 7 यार्ड 75 पहला एक्स मिसाइल कम गोला बारूद बार्ज INS तुड़ीर के कमांडर ऑफिसर कमांडोर इफ्तियार आलम की उपस्थिति में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तकनीकी वाणिज्य तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स फ्रेमवर्क। INS सह्याद्री INS कोलकाता दक्षिण पूर्वी IOR में तैनात मिशन के यह 2 अग्रणी भारतीय नौसैनिक पोत जकार्ता इंडोनेशिया पहुंचे। INS सह्याद्री प्रोजेक्ट 17 श्रेणी का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीसरा स्टेल्थ युद्धपोत है, जबकि INS कोलकाता प्रोजेक्ट 15A श्रेणी का पहला स्वदेशी और डिजाइन निर्मित स्टेल्थ विध्वंसक है। गंबूसिया मछली के बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू मच्छर जनित बीमारी से निपटने हेतु राज्य के जल निकाय में मॉस्किटो फिश जिसे गैम्बूसिया कहते हैं मछली को छोड़ने का निर्णय लिया गया है। गंबूसिया एनीफिस जी एनीफिस दक्षिण पूर्व अमेरिका में जल की मूल निवासी है। यह एक पूर्ण विकसित मछली की प्रतिदिन 100 से 300 मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। भारत दाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इस ब्रांड के तहत 1 किलो पैक के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाला चना दाल की बिक्री की शुरुआत हुई है। इस दाल की बिक्री दिल्ली NCR में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड के द्वारा की जा रही है। तालीम ताइकून। तूफान से हांगकांग वियतनाम दक्षिण चीन प्रभावित है। तूफान की उत्पत्ति दक्षिणी चीन सागर हुई।
तालीम नाम का उपयोग पश्चिमी प्रशांत महासागर में 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए किया गया। यह फिलीपींस द्वारा रखा गया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह हवाई अड्डा 4 रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सी वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात के महसाणा में स्थापित लंदन स्थित कंपनी वनवेब और गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। सीएम राज्य स्कूल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य भर में 9,000 स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई। शाजापुर जिले के गुलाला गांव में एक सीएम राज्य स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर रखा गया। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट चीन की निजी स्पेस कंपनी जीवकुआन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने पहली बार ओलंपियाड में पदक जीत तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता ध्रुव आडवाणी बंगलुरु के हैं। ईशान पेडेनकर कोटा राजस्थान के। मेद छाबड़ा जालना महाराष्ट्र। रोहित पांडा रिसाली छत्तीसगढ़। कोई भाषा की अगर बात करें, उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा इस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 8वीं अनुसूची में शामिल करने से भाषा और संस्कृति के संरक्षण प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। ओस्टियो एचआरनेट गुवाहाटी शोधकर्ता द्वारा आईआईटी गुवाहाटी द्वारा एक्सरे छवियों से घुटने पर पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस का मूल्यांकन करने हेतु एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ढांचा विकसित किया गया है, जो है एआई की तकनीक पर काम करेगा। PWRS लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया गया है, जो टाइप 2 मधुमेह हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सक्षम है। संयुक्त अरब अमीरात में एक नया निवेश मंत्रालय खोला गया। आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद हसन उल सुवैदी को इस मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों के लिए लॉन्च किया गया। भारत 6G अलायंस संचार मंत्रालय दूर विभाग द्वारा अगली पीढ़ी वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। थ्रेड्स ऐप सोशल मीडिया फॉर्म मेटा द्वारा लॉन्च। मीडिया ऐप टेक्स्ट अपडेट साझा करने, सार्वजनिक बातचीत में शामिल होने हेतु इंस्टाग्राम टीम द्वारा बनाया गया को मेटा और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने लॉन्च किया है। प्रतिष्ठित 75 लाइट हाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए अभियान। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा गुजरात में अभियान को शुरुआत की गई। उन्होंने द्वारका, गोपनाथ, वेरावल में 3 संशोधित लाइट हाउस का उद्घाटन किया। इस अभियान में पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाया गया। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का लखनऊ द्वारा विकसित किया गया। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस नेपाल में रानी कमलावती स्टेशन पर इनको हरी झंडी देकर रवाना किया गया। 5 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी? भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत, धारवाड़ बंगलुरु वंदे भारत, गोवा मुंबई वंदे भारत। जोहा चावल क्या होता है? जोहा चावल विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान चावल के पौष्टिक औषधि गुणों का पता लगाया है। औषधि गुण धर्मों का पता राजलक्ष्मी ने परिमिता चौधरी के साथ अपने शोध में लगाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला यह चावल ब्लड ग्लूकोज को कम करके मधुमेह की शुरुआत को रोकता है। अगला है अक्षर रिवर क्रूज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर विकसित किया जाएगा। क्रूज मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से भारत निर्मित पहला पैसेंजर कैटमैरन है, जिसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए इस पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। पनडुब्बी में विस्फोट नहीं हुआ, दरअसल पनडुब्बी क्या हुई, जैसे क्या होता है ना कि दबाव की वजह से वो पिचक गई एक तरह से, ठीक है, तो इसलिए जो है घटना हो गई। इसमें 5 व्यक्ति जो गए थे उनकी मृत्यु हो गई। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा मसूरी उत्तराखंड में इसका अनावरण किया गया। ऐप राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। दूध की गुणवत्ता को बढ़ाना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से दुग्ध सहकारी समितियों के भीतर संचालन को सुव्यवस्थित करना। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों के समर्पित स्मारक दीवार बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव अपनाया गया। प्रस्ताव भारत सरकार पेश किया गया, जिसका समर्थन 190 देशों ने किया। अब आते हैं खेल को देख लेते हैं थोड़ा सा। खेल में क्या है? विंबलडन 2023 आयोजन लंदन में किया गया और यूके में 3 से 16 जुलाई के मध्य में। विंबलडन 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से एक है। घास के मैदान पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है।
परिणाम क्या रहा? पुरुष एकल में विजेता कार्लोस अल्काराज हुए, स्पेन के रहने वाले हैं। उप विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। मिश्रित युगल की बात करें अगर तो मेटपाविक क्रोएशिया के, ल्यूडमाइला किचनोक यूक्रेन के, उप विजेता जोरन ब्लिगन बेल्जियम और युआन छो। कार्लोस अल्काराज ने अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब और समग्र रूप से दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। ओपन युग में ब्योर्न बोर्ग स्वीडन और बोरिस बेकर जर्मनी के बाद कार्लोस 20 वर्ष 72 दिन के विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले तीसरे सर्वाधिक युवा हैं। ओपन युग में वह राफेल नडाल के बाद विंबलडन जीतने वाले स्पेन के दूसरे खिलाड़ी हैं। एटीपी मैलोर्का चैंपियनशिप 2023 मैलोर्का स्पेन में आयोजित किया गया। परिणाम क्या हुआ? विजेता क्रिस्टोफर यूबैंक्स अमेरिका के रहने वाले हैं। उप विजेता एड्रियन मन्नारिनो फ्रांस की रहने वाली हैं। पुरुष युगल की बात करेंगे तो विजेता यूकी भामरी भारत की हैं और लॉयड हैरिस दक्षिण अफ्रीका के हैं। यूकी भामरी के कैरियर का पहला एटीपी खिताब था WTA ईस्टबॉर्न इंटरनेशनल 23 ईस्टबॉर्न यूके में 26 जून से 1 जुलाई के मध्य हुआ। परिणाम क्या हो? विजेता मेडिसन कीज रही अमेरिका की और डारिया कासातकिना रूस की है। ITF W25 ला मार्सा 2023 आयोजित ला मार्सा ट्यूनिसिया में है। 29 मई और 4 जून के मध्य आयोजित किया गया। विजेता ऋतुजा भोसले भारत। उप विजेता अनास्तासिया गैसानोवा रूस की। ITF महिला W6 समटर 2023 आयोजित किया गया। परिणाम क्या हुआ? महिला में विजेता यूलिया स्टोरोडोबोत्सेवा यूक्रेन की हैं और कर्मन कौर थांडी भारत की हैं। एटीपी हाले ओपन 2023 में इसमें क्या रहा? भारत नहीं रहा, फिलहाल इसमें नहीं है भारत। WTA जर्मन ओपन 2023 आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया 19 से 25 जून के मध्य में। परिणाम क्या हुआ? विजेता पेट्रा क्वितोवा चेक गणराज्य की और डोना वेविक क्रोएशिया की। एटीपी क्वींस क्लब चैंपियनशिप 2023 लंदन यूके में आयोजित किया गया। पुरुष कार्लोस अल्काराज स्पेन के, एलेक्स डी मिनोर ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में कुछ खास यहाँ नहीं दिखा क्योंकि भारत इनमें शामिल है नहीं खास, और कुछ ऐसा भी नहीं निकला कि जो बहुत अद्भुत हो। जहां होगा बताएंगे। दिलीप ट्रॉफी 2023 आयोजन बंगलुरु कर्नाटक में 28 जून से 16 जुलाई के बीच। दिलीप ट्रॉफी भारत का घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। विजेता दक्षिण क्षेत्र है, उपविजेता पश्चिमी क्षेत्र है। महिला T20 इमेजिन टीम्स एशिया कप 2023 हांगकांग में जून 2023 के मध्य में किया जाएगा। प्रशासक एशियाई क्रिकेट परिषद ACC है। 8 देश कौन कौन से में? भारत भी है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग और UAE और मलेशिया। पहला है अपने तरह का संस्करण। विजेता भारत A महिला, उपविजेता बांग्लादेश A महिला। व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें, प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्रेयांका पाटिल भारत A, फाइनल मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कनिका आहूजा भारत A, भारत A टीम की महिला कप्तान श्वेता सहरावत। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 स्पीलबर्ग ऑस्ट्रेलिया में 2 जुलाई को आयोजित किया गया। इसमें कुछ खास नहीं। शतरंज की देख लेते हैं। ग्लोबल शतरंज लीग दुबई में UAE में 22 जून से 2 जुलाई के मध्य में आयोजित किया गया। पहला संस्करण था 6, प्रत्येक टीम में 2 खिलाड़ियों सहित कुल 6 खिलाड़ी थे। विजेता त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, उपविजेता अपग्रेड मुंबा मास्टर्स। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट, किंग ऑफ द टूर्नामेंट प्रज्ञानंद R, SG अल्पाइन वॉरियर्स, क्वीन ऑफ द टूर्नामेंट टेन झोंगी बाल्कन अलास्कन नाइट्स। प्लेयर्स ऑफ द फाइनल मैच का किंग ऑफ द मैच जोनास बाजरे त्रिवेणी कॉन्टिनेंट किंग्स से, क्वींस ऑफ द कैटरीना लैग्ने त्रिवेणी कॉन्टिनेंट किंग्स। ग्लोबल शतरंज लीग विश्व की पहली आधिकारिक फ्रेंचाइजी शतरंज लीग है। यह टेक महिंद्रा और फीडे द्वारा संयुक्त उद्यम है। दुबई ओपन 2023 चलिए देखते हैं। दुबई ओपन 2023 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 27 मई से 4 जून 2023 के मध्य हुआ है। 23वां संस्करण था इसका। परिणाम क्या हुआ? विजेता अरविंद चिदम्बरम भारत के बने हैं। उप विजेता जोवोखिर सिंदारो उज्बेकिस्तान के हैं। अरविंद चिदम्बरम का लगातार दूसरा दुबई ओपन खिताब है। हॉकी की बात करेंगे तो FIH हॉकी प्रो लीग पुरुष 2022-23 में 28 अक्टूबर से 5 जुलाई के मध्य हुआ। परिणाम क्या हुआ? विजेता नीदरलैंड्स बना, उप विजेता ग्रेट ब्रिटेन बना। भारतीय टीम इस लीग में चौथे स्थान पर रही।
लीग में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारत का था, 18 गोल इन्होंने किया। सर्वाधिक गोल करने वाली टीम भारत थी, 51 गोल। FIH हॉकी प्रो लीग महिला 2022-23 में 4 नवंबर 2022 से 5 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। विजेता नीदरलैंड था और उपविजेता अर्जेंटीना। महिला जूनियर एशिया कप 2023 में काकामी गाहरा जापान में है यह, और 8वां संस्करण था। एशियाई हॉकी महासंघ प्रशासक था इसका। परिणाम क्या रहा? भारत पहला खिताब जीता और दक्षिण कोरिया उपविजेता रहा। व्यक्तिगत पुरस्कार टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यूनो माहो जापान के हैं। राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अंजलि बरवा भारत के हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल अन्नू भारत की हैं जो 9 गोल किया। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ली सियोनोन है दक्षिण कोरिया के। फुटबॉल की बात करें, 14वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 श्री कांतिरवा स्टेडियम बंगलुरु में कर्नाटक में हुआ। 21 जून से 4 जुलाई के मध्य दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ और 14वां संस्करण था। 8 टीमें थे। परिणाम क्या हो? विजेता भारत बना, 9वां खिताब जीता। उपविजेता कुवैत था। व्यक्तिगत पुरस्कार के सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी गोल्डन बॉल सुनील छेत्री रहे। सर्वाधिक गोल्डन बूट सुनील छेत्री 5। टूर्नामेंट में एकमात्र हैट्रिक सुनील छेत्री पाकिस्तान के विरुद्ध। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अनिसुर रहमान जी को बांग्लादेश के। फेयर प्ले पुरस्कार नेपाल। भारतीय टीम का कप्तान सुनील छेत्री। भारतीय टीम को गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू। FA कप 2023 फाइनल लंदन यूके के 3 जून 2023 में आयोजित। विजेता मैनचेस्टर सिटी, उपविजेता मैनचेस्टर यूनाइटेड। व्यक्तिगत पुरस्कार गोल्डन बॉल पॉल मोलिन रेक्सहैम। फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप को आमतौर पर FA कप के नाम से जाना जाता है। यूके की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता पुरुष है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 आयोजन कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में 9 से 18 जून के मध्य किया गया। तीसरा संस्करण था। परिणाम क्या हुआ? इसमें टीम 4 भारत, लेबनान, मंगोलिया और वनुआतु ये शामिल थे। परिणाम विजेता भारत रहा। दूसरा खिताब है, उपविजेता लेबनान रहा। व्यक्तिगत पुरस्कार हीरो ऑफ द टूर्नामेंट संदेश झिंगन भारत के हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल कप को 2018 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा नेहरू कप की जगह शुरू किया गया था। UEFA चैंपियंस लीग 2023 में 6 सितंबर 2022 से 10 जून 2023 के मध्य फाइनल मैच इस्तांबुल तुर्की में 10 जून 2023 को आयोजित। परिणाम विजेता मैनचेस्टर सिटी पहला खिताब, उपविजेता इंटर मिलान। UEFA नेशनल लीग फाइनल्स 2023 में आयोजन नीदरलैंड में 14 से 18 जून के मध्य। तीसरा संस्करण। विजेता स्पेन पहला खिताब और उपविजेता क्रोएशिया। बैडमिंटन की बात करें, USA ओपन काउंसिल ब्लफ्स संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 से 16 जुलाई के मध्य। विजेता ली सिफेंग चीन का है और कुनलाउत वितिदर्शन थाईलैंड की। महिला सुपानिदा कटेथोंग थाईलैंड की और गाफो फेंगजी चीन की। परिणाम क्या हुआ? विजेता लक्ष्य सेन भारत के रहे हैं, उपविजेता ली सिफेंग चीन के। महिला में अकाने यामागुची जापान की और रातचुनोक इंतानोन थाईलैंड की। BWF थाईलैंड ओपन 2023 में बैंकॉक थाईलैंड के मध्य हुआ। परिणाम पुरुष एकल में क्या हुआ? विजेता कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड की और ली चेउक यूंग हांगकांग की। महिला विजेता में आन से योंग दक्षिण कोरिया की और ही बीजिंग जियाओ चीन की। BWF सिंगापुर ओपन 2023 में सिंगापुर में 6 से 11 जुलाई के मध्य हुआ। परिणाम क्या हुआ? पुरुष एकल विजेता एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग इंडोनेशिया की, उपविजेता एंडरसन एंटोनसेन डेनमार्क। BWF इंडोनेशिया ओपन 2023 का आयोजन किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। विजेता कौन रहा? विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क और एंटोनी सिनिसुका गिंटिंग इंडोनेशिया। भारत इसमें नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ है पुरुष युगल की अगर बात करें तो सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारतीय हैं। इन्होंने जीता। उपविजेता एरोन चिया और सोई वुई इक दोनों मलेशिया से हैं। सात्विक साईराज और रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भारतीय जोड़ी का अपना पहला BWF विश्व टूर सुपर 1000 खिताब जीतने में सफलता प्राप्त हुई। कोई सुपर 1000 खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय जोड़ी है। BWF ताइपे ओपन अवार्ड विजेता चेको आरा डवी वार्डोयो इंडोनेशिया के, उपविजेता सुन ली यांग ताइवान के। भारत यहाँ नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्फ की। तो गोल्फ की बात करेंगे तो USA महिला ओपन गोल्फ 2023 में पेबल बीच कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया 6 से 9 जुलाई के मध्य। विजेता एलिस कार्पोज अमेरिका के हैं। 12वां सोल चैंपियनशिप 2023 निकोल्सविले अमेरिका में हुआ 13 से 16 जुलाई के मध्य। विजेता विंसेंट नॉर्मन स्वीडन के हैं। तो यहाँ भारत नहीं है कहीं भी, यहाँ भारत आ गया। चलिए चेक लेडीज ओपन 2023 बेरौन चेक गणराज्य में आयोजित किया गया 23 से 25 जून के मध्य। परिणाम विजेता दीक्षा डागर भारत की हैं।
यह दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब है। WTT कंटेनर ट्यूनिस अवार्ड 2023 ट्यूनिसिया में परिणाम क्या हुआ? पुरुष एकल विजेता एंटोन कालबर्ग स्वीडन, उपविजेता पैट्रिक फ्रांजिस्का जर्मनी की हैं। महिला युगल की बात करें तो यहाँ पर सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी दोनों भारत से हैं। उपविजेता मेवा हरिमोतो और मियू किहारा दोनों जापान से हैं। सुतीर्था मुखर्जी अयहिका मुखर्जी भारतीय महिला जोड़ी का पहला यह WTT कंटेनर खिताब था। तीरंदाजी की बात करें अगर तो लिमरिक आयरलैंड में आयोजित हुआ यह 3 से 9 जुलाई। भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 4 कांस्य के साथ 11 पदक के साथ दूसरे स्थान पर बना रहा। अब एक एक नाम याद करना मुश्किल है, इसलिए आप यह याद कर लिया करें, ज़्यादा अच्छा है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2023 का मेडेलिन कोलंबिया में आयोजित किया गया। भारतीय तीरंदाजों ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीतकर तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। यहाँ 1 स्वर्ण, 3 कांस्य के साथ 4। भारतीय पदक विजेता अभिषेक वर्मा कंपाउंड स्वर्ण। अदिति गोपीचंद स्वामी, भारतीय महिला तीरंदाजी अदिति गोपीस्वामी ने अंडर 18 वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में 720 में 711 अंक अर्जित किए हैं। पूर्व में यह रिकॉर्ड अमेरिका की लिको एरियोला के साथ था। निशानेबाजी WSPS विश्व कप ओसीजेक 2023 ओसीजेक क्रोएशिया 4 से 13 जुलाई 2023 के मध्य हुआ है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, भारतीय पैरा निशानेबाजी ने ओसीजिक में 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। कमाल की बात है ना, गौरव की बात है ये, ठीक है। 7 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य, 18 पदक जीते हैं। यहाँ पे स्पेन, स्लोवेनिया, सर्बिया वगैरह, स्लोवाकिया, सर्बिया वगैरह नीचे हैं भारत से। ISSF विश्व कप जूनियर सुहल जर्मनी में हुआ। भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीतकर तालिका में प्रथम स्थान बनाया है। फिर से प्रथम स्थान मिला। अब देखते हैं कबड्डी। कबड्डी की अगर बात करें, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023, ठीक है, बुसान दक्षिण कोरिया में 27 से 30 जून के मध्य में 9वां संस्करण था यह। भारत ने रिकॉर्ड 8वां खिताब जीता। उपविजेता ईरान रहा। भारतीय टीम का कप्तान पवन सहरावत रहे। महिला कबड्डी में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में हुआ। प्रथम संस्करण था। परिणाम विजेता ओमा कोलकाता की है और उपविजेता पंजाब पैंथर्स। कुश्ती की बात करें तो काबा उलू, कोझमकुल, रातबेक, सनत बाएब रैंकिंग है बिस्बेक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। भारतीय पहलवानों ने बिस्बेक रैंकिंग सीरीज में 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य अपने नाम किए। भारतीय पदक विजेता मनीषा महिला वर्ग में 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, रितिका महिला 72 वर्ग में रजत पदक जीता है इन्होंने। एथलेटिक्स चैंपियनशिप एशियाई में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ है। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन शुभंकर था हनुमान जी को शुभंकर बनाया गया। अगला संस्करण गुमी दक्षिण कोरिया में 2025 में। भारतीय एथलेटिक्स चैंपियन 6 स्वर्ण सहित कुल 27 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। पहले जापान, दूसरे पे चीन। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 आयोजित पेरिस फ्रांस में 8 से 17 जुलाई के मध्य में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रशासक और 10वां संस्करण था। भारत 19वें स्थान पर 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य था। 10 पदक लेके 19वें स्थान पे, और इसमें भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। स्नूकर बिलियर्ड्स की बात करें, स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में तेहरान ईरान में आयोजित किया गया। एशिया कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स, परिणाम क्या हुआ? विजेता भारत बना 2 और उपविजेता हांगकांग। कमला चावला, ब्रिजेश दमानी, स्पर्श फेरवानी स्वर्ण पदक, विजेता भारत 2 टीम के सदस्य थे। स्क्वैश देख लेते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में 13 से 17 के मध्य आयोजित हुआ। जून में दूसरी बार वर्ष 2011 में, चेन्नई में दूसरी बार 2011 में भी हुआ था। संस्करण चौथा है यह। 1996, 99, 11 में आयोजित किया गया। 8 टीमें शामिल थी इसमें। भारतीय टीम में ज्योत्सना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, सौरभ घोषाल और अभय सिंह थे। प्रशासक विश्व स्क्वैश महासंघ था। परिणाम क्या हुआ? मिस्र दूसरा खिताब इसका था, मिस्र विजेता रहा, उपविजेता मलेशिया। भारतीय टीम इस विश्व कप के तीसरे स्थान पर रही। मिस्र ने वर्ष 2011 के बाद लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया है। PSA वर्ल्ड टूर फाइनल्स काहिरा मिस्र में 20 से 25 जून में आयोजित हुआ गया। विजेता मुस्तफा असल मिस्र के थे। उपविजेता डिएगो इलियास पेरू के। महिला विजेता नूर गौहर मिस्र की और हानिया अल हम्मामी मिस्र की। एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप 2023 में चीन में 26 से 30 जून के मध्य हुआ। पहला संस्करण था। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक हरदंदर सिंह संधू दोनों भारत के थे, विजेता बने हैं। और राचेल अर्नॉल्ड और इवान यूएन दोनों मलेशिया से उपविजेता बने हैं। तैराकी में देख लेते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में 76वें सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ भारतीय तैराकी महासंघ के द्वारा, और इसमें ये टीमें रही। प्रथम कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात।
चर्चित खेल व्यक्ति अजीत आगरकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला, श्रीधरन शरथ चयन समिति के अन्य सदस्य हैं। आधव अर्जुन बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। इन्हें कुलविंदर सिंह गिल को महासचिव बनाया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 में पुरुष खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा, महिला खिलाड़ी एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हैं। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में किसी बल्लेबाज पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। सेल्वा प्रभु तिरुमरन भारतीय जूनियर ट्रिपल जंप एथलीट वर्ष सर्वश्रेष्ठ अंडर 20 एशियाई पुरुष एथलीट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार एशिया एथलेटिक्स द्वारा दिया गया। पृथ्वीराज टोंडाईमन भारतीय निशानेबाज आईआईएसएफ शॉटगन विश्व कप लोनाटो 2023 में पुरुष ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इटली में संपन्न इस विश्व कप में भारत द्वारा विजित एकमात्र पदक था। के गोविंदराज एफआईबीए इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया कप का अध्यक्ष चुना गया है। कुलालंपुर मलेशिया में संपन्न एफआईबीए एशिया जनरल असेंबली में 23 से 27 के लिए नया अध्यक्ष बोर्ड चुना गया है। इन्हें पहली बार जब किसी भारतीय को एफआईबीए एशिया का अध्यक्ष चुना गया। नामदेव सिरगांवकर इंडिया ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इन्हें मुरली श्रीशंकर भारतीय लंबी कूद खिलाड़ी पेरिस डायमंड लीग 2023 में लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल हुए। शालिनी सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश की महिला एनसीसी कैडेट उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली एनसीसी कैडेट बनी है। फेथ किपेगान केन्या की महिला एथलीट है। एक सप्ताह के अंतराल 2 नए विश्व रिकॉर्ड कायम किए। फ्लोरेंस इटली में महिलाओं की 1500 मीटर की स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पेरिस डायमंड लीग 2023 महिलाओं की 5000 मीटर की स्पर्धा को नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तेजिंदर सिंह तूर भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी, उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित अंतर राज्य चैंपियनशिप के दौरान 21.77 मीटर के प्रयास के साथ नई एशियाई शॉटपुट रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 2021 का। भवानी देवी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। भवानी देवी महिला साबरी स्पर्धा के सेमीफाइनल में जायनाब दाइबेकोवा उज्बेकिस्तान के हाथों पराजित हुई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। वह 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। भास्कर भट्ट भारतीय महिला मुक्केबाज राष्ट्रीय टीम के कोच, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वानिंदु हसरंगा श्रीलंका की फ्रीकी गेंदबाज, एक देशी क्रिकेट मैचों में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कारनामा 1990 में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने किया था। एमसी मैरी कॉम भारतीय महिला मुक्केबाज ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 5वें यूथ इंडिया पुरस्कारों के दौरान दिया गया। नीरज चोपड़ा भारतीय भाला फेंक एथलीट 87.66 जो है मीटर के प्रयास के साथ जीत लिया है। उसके बाद आखिर विविध में देखते हैं। फीफा ई नेशन सीरीज रियाद सऊदी अरब में हुआ, तीसरा संस्करण था। श्रृंखला में सर्वाधिक गोल भारत ने 166 गोल दागे, हालांकि जीता नहीं। AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 4 जुलाई को आयोजित हुआ। AIFF वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ललियान जुआला छांगते। AIFF वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण। AIFF वर्ष का उभरता पुरुष खिलाड़ी आकाश मिश्रा। AIFF वर्ष की उभरती महिला खिलाड़ी सेल्जी साजी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच क्लिफोर्ड मिरांडा और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच प्रिया पर्थी वलिप्पल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ड्रीम 11 को 3 वर्ष की अवधि के लिए टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक घोषित कर दिया है। ताइक्वांडो प्रीमियर लीग नई दिल्ली में परिणाम, विजेता राजस्थान रिबेल्स और उप विजेता दिल्ली वॉरियर्स। प्रीमियर हैंडबॉल लीग, इसमें क्या हुआ परिणाम, विजेता महाराष्ट्र आयरन मैन और उप विजेता गोल्डन ईगल उत्तर प्रदेश। व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें अगर, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सुखबीर सिंह बरार गोल्डन ईगल उत्तर प्रदेश और गोल्डन बॉल सुखबीर सिंह बरार गोल्डन ईगल उत्तर प्रदेश। गोल्डन ग्लोब राहुल टी के तेलुंग तेलंस। जनजातीय खेल महोत्सव, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण भारत सरकार, खेल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, खेल और युवा सेवा विभाग ओडिशा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर के IIT द्वारा 9 से 12 जून 2023 के मध्य में संयुक्त रूप से आयोजित की गई। संस्करण प्रथम था। भीमा शुभंकर, लगभग 5000 जनजातीय एथलीट ने भाग लिया। खेल तालिका में पहला स्थान हासिल किया ओडिशा ने।
कर्नाटक दूसरे स्थान पर, झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2023 आयोजित बर्लिन जर्मनी में हुआ। 190 देशों में 65 बौद्धिक रूप से अक्षम एथलीटों ने भाग लिया। इसमें यूनिटी इसका शुभंकर था, एक साथ अपराजेय है, आदर्शवाद था, मोटो था अनबीटेबल टुगेदर। बौद्धिक रूप से असक्षम लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से 1968 में खेलों की शुरुआत हुई। खेलों में पदक तालिका नहीं बनाई जाती। बर्लिन 2023 में भारत के स्पेशल एथलीट फुट कुल 202 पदक जीतने में सफल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता रद्द हो गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता रद्द कर दी गई है। आईओसी के अनुसार IBA निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहा। ABC चैलेंज कप 2023 में पूर्वी जावा इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। कब हुआ? 18 से 25 जून के मध्य। एशियाई वॉलीबॉल परिसंघ परिणाम वियतनाम विजेता रहा, उपविजेता इंडोनेशिया। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहे हैं। फीबा 3x3 विश्व कप 2023 वियना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रिया में। परिणाम में क्या हुआ? सर्बिया विजेता रहा, उपविजेता अमेरिका रहा। और महिला वर्ग में विजेता अमेरिका रहा और उपविजेता फ्रांस रहा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यह प्रैक्टिस मतलब यह करंट अफेयर का जो करंट का ये हमारा समसामयिक घटना चक्र आपने देखा है पूरी तरह यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलिए हम आपसे मिल रहे हैं कोई और नई मैगजीन लेके, जिसमें आपको यहाँ पर करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है, आप चाहें तो हैशटैग बनाओ अपना नोट्स, आप अपने जो है अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो वहाँ इसको जो है ऐड करिए। इसके अलावा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आते रहें, हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।